एक नजर आप इस क्वेश्चन पे मार। सीबीएसई 4 साल से इस क्वेश्चन को बार बार रिपीट कर रहा है, लेकिन बच्चे इस टॉपिक को छोड़ के चले जाते हैं या फिर करते हैं तो इसमें कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है। आज तक आपने इस चैप्टर के ऊपर कई सारी वीडियोस YouTube पे देखी होगी और कई सारे क्वेश्चंस लगाए होंगे, लेकिन इसके 8 से 10 मार्क्स का वेटेज है, ये आप कंप्लीट नहीं कर पाए हो। क्या आपकी मिस्टेक रहती है? तो आज मैं लेके आया हूं आप सभी के लिए वन शॉट नहीं हेडशॉट सीरीज, जिसमें उन टॉपिक्स के ऊपर जो सीबीएसई को बहुत ज्यादा पसंद है, कहां से क्वेश्चंस बनते हैं, वो सब कुछ मैं आपको डिटेल्ड में बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को एंड तक देखना, स्किप मत करना। प्रॉमिस करता हूं एक बार इस वीडियो को देख दिया ना तो आपके पूरे मार्क्स इस चैप्टर के कंप्लीट पक्के करवा दूंगा। साथ में आपको चीट नोट्स भी देने वाला हूं, आपको रिवीजन नोट्स भी देने वाला हूं। फिजिक्स से डर लगता है ना, तो फिजिक्स से प्यार हो जाएगा और मजा आने लगेगा जब क्वेश्चन सॉल्व होने लग जाएंगे। मेरे साथ हाथ में हाथ मिलाओ और लिखो अभी वीडियो को पॉज करके कि वीडियो को एंड तक देखूंगा। आई विल। मैं आप सभी का विक्की भैया और आपका वेलकम करता हूं हमारे डिग्निटी चैनल पे। सबसे पहले फिजिक्स में आपसे कुछ ना जाने से गलतियां हो जाती है, वो है फॉरगेटिंग कन्वर्ट यूनिट्स। कुछ यूनिट्स होती है जो ऐसा यूनिट में नहीं होती, उन्हें कन्वर्ट करना होता है जो आप भूल जाते हो। इनकरेक्ट सर्किट प्लेसमेंट कर देते हो कि सर्किट किस तरीके से लगेगा वो नहीं पता होता। थर्ड होता है मिसिंग द रॉन्ग यूनिट इन फाइनल आंसर। मीटर में है लिख देते हो किलोग्राम में, किलोग्राम में लिख देते हो मीटर में, उससे भी मार्क्स कट जाते हैं। मैथमेटिकल एरर, पैरेलल रेजिस्टेंस वाला जो क्वेश्चन करते हो उसमें रेसिप्रोकल करना होता, वो नहीं करते। एंड द लास्ट में ड्राइंग क्लोज एंड ओपन स्विच, वो नहीं करते, जिसकी वजह से मार्क्स कट जाते। ये मिस्टेक कोई नहीं बताएगा। एंड देन फिर 80-20 रूल पे बेस मोस्ट इंपोर्टेंट, जिसमें से टॉपिक्स बार बार रिपीट होती है, वो हॉट टॉपिक है आपका ये कौन सा, रेजिस्टिविटी पे क्वेश्चन। एंड देन सेकंड पैरेलल एंड सीरीज के कॉम्बिनेशन के ऊपर न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल से डर लगता है, फिजिक्स से किस किस को मजा आता है और किस किस को डर लगता है, एक बार नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मैं भी जानना चाहता हूं फिजिक्स में डर क्यों लगता है, क्योंकि क्वेश्चन नहीं होता इसलिए डर लगता है ना। आज क्वेश्चन होंगे आपसे, वीडियो को एंड तक देखना। एंड लास्ट में एक जूल लॉ ऑफ हीटिंग पढ़ते हो ना, बिजली का बिल देखा है आप सभी ने, उस बिजली के बिल में यूनिट निकलती है, इतने यूनिट आप सभी ने खर्च किया है और इतने रुपए आपका बिल बनाए। वो कैसे बनाए आज आप बनाना सीख जाओगे। ये मैंने आपको एक चीट नोट दिया, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो और इसको याद कर लेना। क्यों? क्योंकि ये फॉर्मूले पे बेस ही आपके क्वेश्चंस होने वाले। मैं आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करूंगा इसका। चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक आता है इलेक्ट्रिक चार्ज। मैं यहाँ इंग्लिश मीडियम में समझा रहा हूँ, मैं चेक करना चाहता हूँ कोई बच्चा हिंदी मीडियम में है क्या, वो नीचे कमेंट बॉक्स में बताना हिंदी मीडियम, तो मैं प्योर हिंदी मीडियम में भी कंटेंट लाऊंगा आप सभी के लिए, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है? एक ऐसी मैटर की प्रॉपर्टी है ये जो किसी भी को भी अपनी ओर अट्रैक्ट कर सकती है, जैसे आपकी वाली आपको अट्रैक्ट करती है। अरे सर कॉन्सेप्ट स्टार्ट होने से पहले, यस यार देखो, आपने बचपन में ये चीज जरूर किया होगा। आप पेन लेते थे और पेन को आप रब करते थे, रब किया आपने तो रब करने से क्या होता था, इसमें एक जादू आ जाती है और इस जादू की वजह से ये पीस ऑफ पेपर को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेती है। रीजन क्या था? मैटर की एक ऐसी प्रॉपर्टी जिससे वो किसी भी चीज को या तो अट्रैक्ट कर ले या तो रिपल कर। क्या बोला मैंने? मैटर की वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो किसी को अट्रैक्ट करे या रिपल करे, दैट इज नोन एज चार्ज। उसी को कहा जाता है चार्ज। इसे डिनोट किया जाता है क्यू से, और ये दो तरीके की होती है, एक होती है पॉजिटिव, एक होती है नेगेटिव चार्ज। सबसे छोटी फंडामेंटल यूनिट बोला जाता है ना, फंडामेंटल यूनिट चार्ज जो इंडिविजुअल होती है, उस चार्ज को कहते हैं इलेक्ट्रॉन का चार्ज। और इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है माइनस में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। चार्ज की ऐसा यूनिट होती है कूलम्ब, है ना। तो ऐसा यूनिट जो चार्ज की होती है वो कूलम्ब होती है। और टाइप्स ऑफ चार्ज में होता है, 2 टाइप्स ऑफ चार्ज होता है। तो लाइक चार्ज जो दुश्मन होते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, दो दुश्मन ही होते हैं, तो दुश्मन दोस्त एक दूसरे को रिपल करेंगे, दूर भगाएंगे। और अनलाइक चार्ज जो दोस्त होते हैं, लवर होते हैं, जहां देखे वहीं अट्रैक्शन, जहां देखे वहीं अट्रैक्शन। तो अनलाइक चार्ज लविंग चार्ज होते हैं और दोस्त होते हैं, तो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ये पूरी चार्ज की कहानी हो गई। और चार्ज को प्रोड्यूस कैसे किया जाता है? सबसे पहला होता है, बचपन में हम रबिंग मेथड करते थे, रब करके हम चार्ज को प्रोड्यूस कर सकते हैं। पहला, क्योंकि उसमें क्या होता है, जब दो चीजें रब होती है ना, तो रब करने से थर्मल इफेक्ट होता है। थर्मल क्या होता है सर? हीट होती है। आपने कभी हाथ को रब किया है, गर्म हो जाता है, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, तो दोनों एक दूसरे को क्या करने लग जाएंगे, अट्रैक्ट, लविंग चार्ज। याद हो गया? चलिए
तो ऐसे ही हमने बचपन में किया है, दो चीजों को रब करके। इसके और भी प्रॉपर्टी होती है, कंडक्शन, इंडक्शन, उनको पढ़ने की नीड नहीं है, बस ये चीज जान लो। एंड एक आता है आपका प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में क्या होता है सर? प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में आता है कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड एंड नॉर बी डिस्ट्रॉय, इट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर। बोला जाता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कि चार्ज जो है वो आपका कंजर्वेशन ऑफ चार्ज होगा। चार्ज ऑलवेज कंजर्व्ड रहेगा। जितना चार्ज है ना, अगर यहाँ पे 2 कूलम का चार्ज है तो यहाँ भी 2 कूलम का ही चार्ज रहेगा, बट एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में ट्रांसफर कर सकते हो। ना तो चार्ज को आप बना सकते हो, ना ही तो चार्ज को आप खत्म कर सकते हो। पहला ये। दूसरा आता है क्वांटाइजेशन की प्रॉपर्टी। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी में आता है क्वांटाइजेशन। अब ये क्वांटाइजेशन की प्रॉपर्टी होती क्या है, समझो, अच्छे से समझना। क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी ये कहता है Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन। सर समझ नहीं आया, मैथ्स बता दिया आपने। अरे भाई मैथ्स नहीं, सिंपल सी बात है। कोई भी चीज जो आप लेने जाते हो ना, या कुछ भी आप खरीदते हो, वो हमेशा फिक्स्ड होती। मींस जैसे एक सिस्टम है, इस सिस्टम के अंदर कितना चार्ज है ये कैसे पता करेंगे? हम बोलते हैं इसके अंदर मान लो कि 2 कूलम का चार्ज है, 2 कूलम का, तो मतलब एक चार्ज Q1 है, एक चार्ज Q2 है, एक चार्ज Q3 है। तो इसमें कितने चार्ज? 3 चार्ज। मान लो ये 3 चार्ज है, तो हम कहते हैं कि अगर टोटल हमें चार्ज निकालना हुआ ना, 1 2 3 चार्ज मल्टीप्लाई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, फंडामेंटल चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम होता है। तो आप यहाँ पे 1.6 इंटू 10⁻19 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कहा जाता है डेट इज अ क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी। क्वांटाइजेशन का मतलब होता है कोई भी चीज फिक्स्ड होगी, 1 2 3 4 चार्ज होगी। कभी चार्ज ऐसा मत ले लेना कि 2.75 चार्ज है, ये फिक्स नहीं है। चार्ज कभी टूटा हुआ नहीं होता भाई समझे? कभी आप दुकान पे से सामान लेने जाओगे, मिठाई का डब्बा, तो मिठाई के डब्बे में ये बोलोगे भाई कि मुझे मिठाई में ना 2 मिठाई तो दे, उसके बाद उस मिठाई में से मुझे तोड़ के आधे से आधा दे दे। बहुत मारेगा वो दुकान वाला, बोलेगा भाई लेना है तो 3 मिठाई ले, या तो 2 मिठाई ले, आधे से आधा क्या होता है समझे? तो ऐसे ही होता है, कोई भी चीज जब लाने जाओ ना फिक्स्ड होता है, तो चार्ज भी आपका फिक्स्ड होता है। वो भी कितना? इंटीग्रल मल्टीप्लीकेशन ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन के। इसी को कहा जाता है क्वांटाइजेशन की प्रॉपर्टी। Q इज इक्वल टू एन। एन क्या है? नंबर ऑफ चार्ज, और ई क्या है? चार्ज ऑफ फंडामेंटल इलेक्ट्रॉन, और जिसकी वैल्यू क्या होती है? माइनस में 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। समझ में आया तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना। आइए चलिए आगे, चार्ज की कहानी खत्म हो गई, तो अब आते हैं इस पे। एक क्वेश्चन आया, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंस्टिट्यूएंट 1 कूलम ऑफ चार्ज। मतलब 1 कूलम ऑफ चार्ज जो है कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर रखता है समा के। अच्छा, इसने बोला चार्ज की वैल्यू दी हुई है 1 कूलम। अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन Q इज इक्वल टू एन होता है, हमें नंबर ऑफ एन निकालना है, तो चार्ज बाय में ई आ जाएगा। चार्ज की वैल्यू 1 दी हुई है, ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻19 दी हुई है। आप बोलोगे सर इसमें माइनस क्यों नहीं आ रहा? जो माइनस होता है भाई देखो, माइनस ना ओनली फॉर डायरेक्शन, वैल्यूज नहीं बताता है, तो इसके लिए हटा देते हैं हम। तो यहाँ पे ये आ जाता है 1.6, तो पॉइंट हटाते हुए 10 आ जाता है, तो यहाँ पे आ गया 10/16 और 10⁻19 ऊपर चला जाएगा, 10⁻+19 हो जाएगा। 16 से इसे काटोगे 0.625 आ जाएगा, तो मल्टीप्लाई में 10⁻19 आ जाएगा। सॉल्व करोगे 6.25 इंटू में 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। मतलब इतने इलेक्ट्रॉन मिलके 1 कूलम का चार्ज बनाते हैं। मतलब 1 कूलम जो है ना, वो एक छोटी सी यूनिट नहीं है भैया, बहुत बड़ी यूनिट है, बहुत बड़ी। इसलिए कभी भी ना कूलम चार्ज का यूज नहीं किया जाता। कभी फॉर्मूले में आप देखो ना, कभी भी उसमें सिस्टम में या फिर क्वेश्चन में आपको मिली कूलम लिखा हुआ दिखेगा, इसका मतलब होता है 10⁻³ कूलम। कभी आपको माइक्रो कूलम दिखा हुआ दिखेगा, 10⁻6 कूलम होता है। नैनो कूलम लिखा हुआ दिखेगा, जिसका मतलब 10⁻9 कूलम होता है। ये कुछ एब्रीविएशन होते हैं जो आपको न्यूमेरिकल में देखने को मिलेंगे, तो आप इसे ट्रांसफर जरूर कर लेना। क्लियर? 1 कूलम और चार्ज की कहानी और प्रॉपर्टीज की कहानी आप सभी को समझ आ गई। अब चलते हैं हम करंट की तरफ। देखो चार्ज आ गया, अभी तक चार्ज क्या था? रेस्ट में। जब चार्ज रेस्ट में हो ना, रुका हुआ हो, चार्ज आपका ऐसे रुका हुआ है, ऐसे रुका हुआ है, तो मतलब पता है क्या होता है उसका मतलब? रेस्ट चार्ज। इसे कहते हैं हम इलेक्ट्रोस्टैट। क्या बोलते हैं? बोल तो जल्दी जल्दी से बोल दो, जल्दी साथ साथ बोलोगे। इलेक्ट्रोस्टैट कहते हैं सर जब चार्ज रुका हो। लेकिन चार्ज में जब चनूने कट जाए भैया, चार्ज बोले भैया अब ना रुकूं मैं, अब तो मैं चलूंगा, अब तो मैं दौड़ूंगा, तो आ जाता है भाई इलेक्ट्रिक करंट की कहानी। करंट को हम आई से डिनोट करते हैं और बोलते हैं टाइम के साथ चार्ज एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करता है, भगता है। किस में भगता है? इस वायर में। किसमें भगता है? इस वायर में। ये वायर देख रहे हो, इस वायर में ना इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, इलेक्ट्रॉन चलता है। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज
बोला जाता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट। अब करंट क्या होता है, जैसे करंट इधर से गया, चार्ज एक कंडक्टर है, मान लो ये कंडक्टर है, अब इस कंडक्टर में से इलेक्ट्रॉन यहां से इस साइड गया, तो जब करंट इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा ना, तो इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा तो करंट बोलता भैया देख इलेक्ट्रॉन तू नेगेटिव है, मैं हूं पॉजिटिव, तू है नेगेटिव, मैं हूं पॉजिटिव, मैं जाऊंगा तुझसे उल्टी डायरेक्शन में, तू इधर जा, मैं तेरे अपोजिट डायरेक्शन में भागूंगा। तो याद रखना इलेक्ट्रॉन जब इधर जा रहा है तो करंट आपका उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, मींस करंट की डायरेक्शन ऑलवेज पॉजिटिव होती है और इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन नेगेटिव। इसी को कन्वेंशनल करंट भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसे हम? कन्वेंशनल करंट। तो करंट क्या होता है? जो पॉजिटिव डायरेक्शन में फ्लो करे। और करंट के लिए हमने एक रूल बनाया है, क्विट रूल। आप सभी जानते हो किसी को करंट लग जाए तो वो क्या चिल्लाएगा? ऐसे करंट लग जाओ, अरे दादा क्विट मी, मुझे छुड़ाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। तो क्विट मी का मतलब होता है क्यूट मी, इसका मतलब है Q इज इक्वल टू आई टी। ये करंट का फॉर्मूला हो जाता है। क्विट मी मतलब Q इज इक्वल टू आई टी। करंट इज इक्वल टू करंट रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज को फ्लो करो टाइम के साथ, तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट होता है। क्विट मी Q इज इक्वल टू आई टी या I इज इक्वल टू Q बाई टी। अब यहाँ पे आ जाता है करंट का फॉर्मूला। I इज इक्वल टू अगर देखा जाए तो Q का हो जाता है कूलम, Q का ऐसा यूनिट क्या होता है? कूलम, और टाइम का होता है सेकंड। तो कूलम पर सेकंड जो होता है इसी को एक दूसरे नाम से और में हम कह देते हैं एम्पियर। दद्दा क्या बोल देते हैं? बोलो जल्दी से। एम्पियर, जिसे ए से डिनोट किया जाता है। तो करंट की ऐसा यूनिट हो जाती है एम्पियर। और करंट की डायरेक्शन ऑलवेज पॉजिटिव होती है। अगर इलेक्ट्रॉन इधर है तो करंट उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा। क्लियर है? करंट कैसे फ्लो करता है? करंट अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, जिसे हम कन्वेंशनल करंट कहते हैं। ऐसा यूनिट एम्पियर होता है। क्विट मी याद रखना, जिसमें Q इज इक्वल टू आई टी इसका फॉर्मूला हो जाता है, और यहां से आपका फॉर्मूला निकल के तैयार हो जाता है। करंट लग गया, क्विट मी चिल्लाओ और मजा आ जाएगा। अब देखो सर्किट के अंदर ना, सर्किट के अंदर करंट की डायरेक्शन आप सभी को पता चल गई। मेजरमेंट कैसे होता है? जब बिजली वाला घर पे आता है तो आप बोलते हो ना भैया इस बोर्ड में करंट नहीं आता, वो निकालता है एक टेस्टर और टेस्टर लेके इसको चेक करता है, अरे भाई करंट तो आ रहा है, लगता है कुछ सर्किट में दिक्कत है, तो यहाँ पे लाइट जल जाती है, उसे क्या कहते हैं? टेस्टर। वो टेस्टर होता है गैल्वेनोमीटर। जो करंट को टेस्ट करे उसे कहते हैं गैल्वेनोमीटर। और जो करंट को मेजर करे कि करंट की कितनी वैल्यू है, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर, 5 एम्पियर, 10 एम्पियर, वो जो मेजर कर दे इलेक्ट्रिक करंट को, उसको कहते हैं एमीटर। उस डिवाइस को क्या कहते हैं? एमीटर, जो करंट को मेजर कर दे। और फिर याद रखना एम्पियर जो है ना वो बहुत बड़ी यूनिट होती है। एम्पियर जो होती है ना बहुत बड़ी यूनिट होती है। तो आप न्यूमेरिकल करोगे ना तो न्यूमेरिकल में आपको ऐसी यूनिट दिखेगी। कैसी यूनिट? इस टाइप की यूनिट, मिली एम्पियर, 10⁻³ एम्पियर, माइक्रो एम्पियर। ऐसा जो टांग निकला होगा ना समझना माइक्रो एम्पियर है, 10⁻6 एम्पियर। ये कुछ आपको एब्रीविएशन देखने को मिलेंगे। अब याद रखना ये जो है एमीटर, वो कभी भी सर्किट में जब यूज करोगे ना तो वो आप सीरीज कॉम्बिनेशन में करोगे। सीरीज मतलब होता है यहाँ पे आपने एमीटर लगा दिया, यहीं पे आपने बल्ब भी लगा दिया। अब मैं ये दिखाऊंगा, यहाँ यहीं आपने बल्ब भी लगा दिया, और फिर यहीं पे आपने बैटरी लगा दी, बैटरी भैया बैटरी लगा दी हमने, और यहीं पे हमने की लगा दिया, ऐसा कर दिया। तो ये देखो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है। क्या होता है? ये आपका सीरीज कॉम्बिनेशन होता है ऐसा। तो जब साथ साथ लगे तो उसे हम सीरीज कॉम्बिनेशन कह देते हैं। अब डिफाइन 1 एम्पियर, ये आपका 2025 का पेपर, अभी जो अप्रैल का हुआ, 2025 वाला जो अभी पेपर हुआ था उसके अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो हम कहते हैं कि 1 सेकंड में अगर एक कंडक्टर के अंदर से 1 सेकंड में 1 कूलम का चार्ज अगर ट्रांसफर हो जाए तो जो फ्लो होने वाला करंट है वो 1 एम्पियर कहलाएगा। क्या बोलती है जनता? समझ में आया क्या बोला मैंने? 1 सेकंड में आपके 1 सेकंड में 1 कूलम चार्ज मींस 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन फ्लो होने चाहिए 1 सेकंड में, तभी तो वो 1 कूलम चार्ज होगा ना। क्या मथे में समझे क्या बोला मैंने? अगर इतना इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड में यहां से यहां फ्लो कर जाता है तो जो फ्लो होने वाला करंट है ना वो 1 एम्पियर कहलाएगा। यही डेफिनेशन है। देखो 1 एम्पियर इज अ कंस्टिट्यूएंट बाय द फ्लो ऑफ 1 कूलम ऑफ द चार्ज पर सेकेंड। दैट यहां से आपका फॉर्मूला बन जाता है आई इज इक्वल टू, आपने क्या देखा था? आई इज इक्वल टू Q/T होता है ना। तो यहां से हो जाता है कि 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम बाय 1 सेकेंड। ये आ जाता है। यहां तक सबको क्लियर है? एक बार सभी के सभी हार्ट इमोजी भेजते जाए और कमेंट बॉक्स में लिख दे क्रिस्टल क्लियर। आइए अब चार्ज की कहानी हो गई, अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन साथ साथ आपको न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कराऊंगा। डर लगता है ना न्यूमेरिकल में? नहीं लगेगा।
एन इलेक्ट्रिक सोर्स कैन सप्लाई अ चार्ज 500 कूलम। कितना चार्ज सप्लाई कर रहा है? 500 कूलम का चार्ज सप्लाई कर दे रहा है ना। इफ द करंट ड्रॉन बाय द डिवाइस इज 25 मिली एम्पियर, देख लो भाई करंट जो है वो 25 मिली एम्पियर है। आपको मैंने बताया था बच्चे गलती कहां करते हैं? ऐसा यूनिट में। आपको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना है। मिली एम्पियर कोई ऐसा यूनिट नहीं होती, तो हम करंट को क्या करेंगे 25 इंटू 10⁻³ एम्पियर में कन्वर्ट कर देंगे। अब इसने बोला फाइंड द टाइम द इलेक्ट्रिक सोर्स विल डिस्चार्ज कंप्लीटली, कितना आपका टाइम लगेगा। वी नो दैट क्विट मी Q इक्वल्स टू IT होता है ना। यहां से आपको निकालना है टाइम, T की वैल्यू निकालनी है तो Q बाय में I हो जाएगा, और Q की वैल्यू यहाँ पे 500 और I की वैल्यू यहाँ पे 25 इंटू 10⁻³ तो 25 से कम 25, 25 दूनी 50, 20 आ जाएगा, और ये ऊपर चला जाएगा तो T इक्वल्स टू कितना आ गया 20 इंटू में 10⁻³ आ जाएगा प्लस में, और यहाँ से आपका आ जाएगा 20,000 सेकेंड। ये टाइम आ गया। सेकेंड है, घंटे में चेंज करना है 60 से डिवाइड करो, और वो भी करना है आप मिनट में चेंज करना है, घंटे में करना है, वो आप चेंज कर सकते हो, वरना सेकंड में आप लिखो। ये आपका आंसर आ गया सेकंड में, 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ करंट 0.5 एम्पियर इज ड्रॉन अ फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब इज 10 मिनट। देखो क्वेश्चन ना आपको हमेशा देगा ऐसा जो ऐसा यूनिट में ना हो। यहाँ देखो 10 मिनट दिया है, टाइम की वैल्यू दी हुई है 10 मिनट। अब 10 मिनट दिया हुआ है तो आप क्या करोगे, इसे पहले टाइम को चेंज करोगे, 10 इंटू में 60 कर दोगे तो आपका सेकंड में चेंज हो गया, 600 सेकंड हो गया, ये 600 सेकंड हो गया। अब इसमें वाला फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, चार्ज निकालना है। अब करंट आपका I इक्वल टू दिया हुआ है 0.5 एम्पियर, और आपका टाइम दिया हुआ, तो I इक्वल टू क्या होता है Q अपॉन में T होता है। अब Q आपको निकालना है तो आ जाएगा IT, और IT में I की वैल्यू 0.5 और T की वैल्यू आ गई आपकी 600, तो 6 पंजे 30 हो जाएगा, 30 और 1 2 और 1 के बाद पॉइंट लगा 300 आपका कूलम आ गया चार्ज, 300 कूलम का चार्ज आ गया। जैसे ये क्वेश्चन किया ना, ये अपने को एग्जांपल का क्वेश्चन मैंने करवाया है, एग्जांपल बुक का। यही क्वेश्चन 2024 में थोड़ा सा चेंज किया इन्होंने। देखो करंट की वैल्यू कितनी है ये रही, और जो आपका टाइम है वो 10 मिनट की जगह 2 आवर्स दे दिया, बस और कुछ नहीं है। बस आपको 2 आवर्स को क्या करना है, सेकंड में कन्वर्ट कर देना। 2 आवर्स दिया हुआ है, आप सेकंड में इसे कन्वर्ट कर दो, 2 इंटू में 60 कितना हो गया मिनट में, इंटू में 60 कर दोगे, सेकंड में चेंज हो गया। आप करके इसे आप सेकंड में चेंज कर लिया आपने, अब इसे सॉल्व कर लो, टाइम निकल गया, करंट दिया हुआ, चार्ज निकाल दो। कर दोगे, नीचे कमेंट बॉक्स में बताना, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएंगे, देखते हैं मैं कितने अच्छे तरीके से आप एक्टिव हो, अभी तक एक्टिव हो या नहीं। अब आता है आपने करंट को फ्लो करवा लिया, अब करंट फ्लो क्यों करेगा, कहानी समझ रहे हो ना। पहले चार्ज आया, फिर करंट कंडक्टर में से फ्लो किया, अब कंडक्टर में करंट क्यों फ्लो करेगा, मान लो कि इसमें करंट क्यों फ्लो करेगा, जब तक इधर से धक्का ना लगे, धक्का ना लगे। पाइप में पानी कब फ्लो करता है, जब पाइप की तरफ से जहां टूटी होती है, टूटी में से पानी का प्रेशर बढ़ता है, प्रेशर बढ़ता है तो पाइप में पानी जाता है। वैसे ही यहां भी खेल है भैया, कंडक्टर में करंट जब तक नहीं फ्लो करेगा जब तक उसे धक्का ना लगे, और धक्का मीन्स होता है वोल्टेज, और वोल्टेज कौन देता है, वोल्टेज देता है भैया ये बैटरी। ये बैटरी जो होता है ना वो करंट देता है, और करंट से धक्का देता है, और धक्के से वो करंट फ्लो करता है, और जो करंट फ्लो कर रहा है वो धक्का मींस वोल्टेज, इसी को पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। बोलो मत्थे में समझ आया क्या बोल रहा हूं मैं, नहीं समझ आया, आओ देखो दोबारा से बताता हूं, कहानी सुनो, बस कहानी अच्छे तरीके से समझ जाओगे। मैंने बोला एक पॉइंट है A, इस A पॉइंट से B पॉइंट तक एक चार्ज को उठा के लेके जाना, ठीक है। जैसे दिवाली में होता है ना, मिठाई लेके जाते हो अपने घर से दूसरे के घर पे देने के लिए, है ना, उसके घर पे प्रिया के घर पे गए थे ना, हाँ, तो वैसे ही क्या है कि ये चार्ज A से B लेके जा रहे हो, तो उठा के जब लेके जाओगे तो आप कुछ वर्क भी करोगे, सही बात है, वर्क करोगे ना, काम कर रहे हो भाई, उठा के लेके जा रहे हो, काम कर रहे हो। हमने कहा कि A पॉइंट से B पॉइंट तक किसी चार्ज को ले जाने में जितना हम वर्क डन करते हैं ना, दैट इज नोन एज पोटेंशियल। इसी को कहा जाता है V इक्वल टू W अपॉन में Q, इसी को हम कह देते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। क्या कह देते हैं हम, पोटेंशियल डिफरेंस। ये तो हमने डेली लाइफ एग्जांपल दिया ना। अब मैं पूछ रहा हूं कि किसी कंडक्टर के अंदर ये चार्ज कब फ्लो करेगा, जब यहां पे मैं एक बैटरी लगा दूं, क्या लगा दूं, बैटरी लगा दूं। बैटरी क्या करेगा, इसे धक्का देगा, क्या करेगा, इसको धक्का देगा, और धक्का यहां से देगा तो चार्ज यहां से यहां फ्लो कर जाएगा, और यहां से फ्लो करेगा तो वो कुछ ना कुछ वर्क डन करेगा, तो वर्क डन जो करेगा उसी को हम पोटेंशियल के रूप में स्टोर कर लेते हैं, इसी को हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। क्या बोलते हैं जल्दी से बताओ, पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। बोलो मत्थे में समझ आया क्या बोला मैंने, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब सिंपल सा ये होता है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर करंट का फ्लो होना। धक्का दो,
जिसकी वजह से आपका करंट एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, धक्का दो, वो किसकी वजह से जाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से, कि यहाँ पे पोटेंशियल ज्यादा हो जाए और यहाँ पे पोटेंशियल कम हो, तो जिसकी वजह से यहाँ से यहाँ करंट फ्लो कर जाएगा। जैसे आप बैटरी लगाते हो, बैटरी लगाए हो आप, तो बैटरी क्या करता है? आपके करंट को यहाँ से इस साइड को फ्लो करता है, जिसकी वजह से आपका बल्ब जल जाता है। तो यहाँ पे हाई पोटेंशियल होता है, यहाँ पे लो पोटेंशियल होता है, तो यहाँ से आपका करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। तो यही चीज बोला जाता है। यहाँ पे सुन लो एक चीज और, कि जो आपका इलेक्ट्रॉन होता है वो लो पोटेंशियल से, लो से हाई की तरफ ट्रांसफर होता है। तो जो आपका करंट होगा वो करंट हाई पोटेंशियल से, बैटरी से आपका लो पोटेंशियल की तरफ ट्रांसफर होता है। लो पोटेंशियल, पोटेंशियल का मतलब सिंपल सी बात है धक्का, भूलना मत, धक्का दो, धक्का, धक्का देने से चार्ज एक जगह से दूसरी जगह गया, और जब चार्ज एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, धक्का दिया, वही आपका पोटेंशियल कहलाएगा, वोल्टेज कहलाएगा, वोल्टेज। समझे? अब इस वोल्टेज के लिए हमने V W/Q फॉर्मूला डिफाइन कर लिया, ठीक है। एक पॉइंट से, मैंने बोला एक पॉइंट से बी पॉइंट तक ले जाने में किसी चार्ज को धक्का दिया हमने, तो चार्ज को धक्का दिया तो उसमें वर्कडन हुआ, उसी V W/Q को हमने पोटेंशियल कह दिया। पोटेंशियल जो होता है, W को हमने जूल में मेजर किया और चार्ज को हमने कुलम में, तो जूल पर कुलम को ही और में हम वोल्ट कह देते हैं। तो इसकी ऐसा यूनिट क्या हो जाती है? वोल्ट हो जाती है पोटेंशियल की। तो ये आप फॉर्मूला याद रखना, V W/Q, ऐसा यूनिट याद रखना। और एक चीज और याद कर लो, क्या कि इसको मेजर करने वाला डिवाइस, कि वोल्टेज भी तो मेजर करोगे ना, करंट मेजर कर लिया है मीटर से, वोल्टेज नहीं करोगे, वोल्टेज को मेजर करोगे तो आप भैया करंट तो लगेगा, उसको मेजर करने के लिए हम वोल्ट मीटर का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं बोलो जल्दी से? वोल्ट मीटर। धक्के को मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर का यूज करते हैं। अब वोल्ट मीटर जो होता है वो कभी भी सर्किट डायग्राम के अंदर ना, जैसे यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा दूं, आगे दिखाऊंगा, उसमें हमेशा आपका वोल्ट मीटर पैरेलल में लगेगा, कभी सीरीज में नहीं लगा देना, हमेशा पैरेलल में लगेगा, हमेशा पैरेलल में लगेगा, हमेशा। ये बैटरी थोड़ी गलत बन गई है, बस ये समझ लेना, ऐसे बनाना है बैटरी, एक छोटा एक बड़ा, एक छोटा एक बड़ा, एक छोटा एक बड़ा, ऐसा बनाना है। अब यहाँ पे क्या होगा, चार्ज को लेके इधर से तो चले गए, अब बोला जाता है कि 1 वोल्ट को डिफाइन करो। अब 1 वोल्ट को डिफाइन करना है तो हमने फॉर्मूला बताया V W/Q होता है। तो एक कुलम के चार्ज को ले जाओ एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, ठीक है, A पॉइंट से B पॉइंट तक एक कुलम चार्ज को ले जाने में अगर 1 जूल का वर्कडन आप कर देते हो, क्या बोला मैंने, क्या बोला, सब अच्छे से समझना। 30 पॉइंट पे हूं मैं, एक मैंने हाथ में ये चार्ज उठाया और इसको एक कुलम के चार्ज को उठा के, एक कुलम के चार्ज को उठा के मैं ये यहां पे आया और मैंने 1 जूल का वर्कडन कर दिया, तो मेरे द्वारा जो किया गया वर्कडन है ना, जो पोटेंशियल जो स्टोर होगा वो 1 वोल्ट का हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 कुलम होता है। क्या होता है? कुलम होता है। तो यही चीज कह देता है ये कि 1 वोल्ट इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इन द करंट कैरिंग कंडक्टर। 1 जूल ऑफ वर्क इज डन मूविंग अ 1 कुलम चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक अगर 1 कुलम चार्ज को ले जाने में 1 जूल का वर्क डन कर देते हो तो उसी को हम 1 वोल्ट कहते हैं। बोलो समझ में आया? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आया 2025 के अंदर, ये देखो 2025 में, कि डिफाइन 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। कर सकते हो नीचे कमेंट बॉक्स में बताना। 2 पॉइंट ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, चार्ज की वजह से एक फील्ड बनती है, उसे इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। सिंपल सी बात है। फिर आया डिफाइन द टर्म पोटेंशियल डिफरेंस। एक जगह से दूसरे जगह अगर किसी चार्ज को ले जाने में जितना आप वर्कडन करते हो, V W/Q, इसी को हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं इन अ सर्किट। 2025 के अंदर आया हुआ है। नेक्स्ट आया MEQ। MEQ होता है मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो हम बनाते हैं। सिंपल सी बात है, हाउ मच वर्क इज डन मूविंग अ चार्ज, चार्ज है आपका 2 कुलम का, 2 कुलम का, क्रॉस पॉइंट हैविंग दी पोटेंशियल डिफरेंस इज इतना, V की वैल्यू है 12 वोल्ट। तो आपको निकालना क्या है? वर्क डन। तो V हम जानते हैं W/Q होता है, तो आपको वर्क डन निकालना है, तो V इंटू में Q। V की वैल्यू आपकी कितनी है भैया? 12, Q की वैल्यू 2, तो ये 12 दूनी 24, 24 वोल्ट आ गया। लगा दो भैया आंसर ये रहा। इसके बाद क्वेश्चन है नेक्स्ट, हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कुलम, मतलब 1 कुलम का चार्ज है, 1 कुलम का चार्ज है, चार्ज पासिंग थ्रू 6 वोल्ट बैटरी, आपकी पोटेंशियल की वैल्यू 6 वोल्ट है। तो आपको बोल रहा है कितना आप एनर्जी लगाओगे। एनर्जी का मतलब होता है वर्क डन निकालना है। सेम क्वेश्चन है, यही इसी को इसने ऐसा बनाया, मैंने यहाँ पे आपके लिए दे दिया। नीचे कमेंट बॉक्स में बताना इसका। नेक्स्ट आता है 2023 का क्वेश्चन है, क्या है कि चूज द करेक्ट एक्सप्रेशन दैट रिलेटेड टू करंट। ये और ये पहले करंट के फॉर्मूले में, फिर V W/Q का। आपको पता है कि करंट का फॉर्मूला हमने क्या निकाला था? क्विट मी। तो I क्या था हमारा? I Q/T था,
और यहाँ पे जो हमने V इक्वल टू निकाला वो W अपॉन में Q था। अब चेक कर लो इसमें क्या I इक्वल टू QT, यहाँ पे V इक्वल टू W अपॉन में Q और Q इक्वल टू I अपॉन में T हो गया, Q इक्वल टू IT हो गया, W इक्वल टू हमारा VQ हो गया। बी इज राइट आंसर, है ना। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। अब आया देखो करंट, आप क्या किया आपने चार्ज लिया, चार्ज को फ्लो करवाया, करंट आया। अब फ्लो कैसे हुआ, धक्के देने से, तो वो वोल्टेज आया। अब जब फ्लो कर रहा है, कोई इंसान चल रहा है, तो चलते चलते पैरों में रुमाल आ गया, ना ना ना, चलोगे तो रुकावटें आएगी, पढ़ाई करोगे तो रुकावटें आएगी। बोलते हैं ना रुकावटें आती है सफलता की राहों में, ये कौन नहीं जानता, बट मंजिल पा ही लेता है जो हार नहीं मानता। आपको भी हार नहीं मानना है। अब रुकावट की बात आई है, रुकावटें वही होती है जैसे बुआ भैया, हमारी बुआ भैया हमें रुकावटें डालती है, भैया आगे ना जाइए भाई, तू आगे मत जाइए मेरे बेटे से, ठीक है। तो वैसे ये रेजिस्टेंस है भाई, करंट फ्लो करता है ना तो रेजिस्टेंस सिखाता है। रेजिस्टेंस जो रुकावट डालता है, करंट को फ्लो होने से रोकता है, विच अपोज द फ्लोइंग द करंट फ्रॉम द कंडक्टर। मीन्स इस कंडक्टर के अंदर जब करंट फ्लो करवाओगे तो करंट क्या है ना, आगे जाएगा, उससे थोड़ी रुकावटें आएगी। मीन्स जैसे एक कंडक्टर मैंने यहाँ पे बनाया, ये कंडक्टर जब इधर से फ्लो करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन एक दूसरे में टक्कर खाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन एक दूसरे में टक्कर खाएंगे, तो टक्कर खाने की वजह से फ्रिक्शन होगा, और फ्रिक्शन की वजह से आप सभी को पता है हीट आती है ना। फ्रिक्शन की वजह से क्या होता है, हीट आती है। तो हीट एनर्जी में थोड़ी एनर्जी लॉस हो जाएगी, जिसकी वजह से करंट फ्लो होना चाहिए था 2 सेकंड में, वो फ्लो होगा अब 4 सेकंड में, टाइम बढ़ जाएगा। तो इससे क्या होता है ना, रुकावटें जो आई, रेजिस्टेंस रुकावट विच अपोज द फ्लो ऑफ करंट, कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो होने से रोकता है, आगे नहीं बढ़ने देता। करंट को जितना ज्यादा रोक सकता है वो रोकेगा, उसी को रेजिस्टेंस कहा जाता है, विच अपोज द फ्लो ऑफ करंट। सिंपल सा समझ में आया ना। इसकी वजह से जब करंट फ्लो होता है ना बैटरी में से, ये जो धक्का देता है इलेक्ट्रॉन को, तो धक्का देने की वजह से इलेक्ट्रॉन एक दूसरे में टक्कर खाते हैं, टक्कर खाने की वजह से फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन की वजह से हीट प्रोड्यूस होती है, और हीट की वजह से एनर्जी लॉस हो जाती है, जिसकी वजह से करंट उस लेवल पे फ्लो नहीं कर पाता। इसकी ऐसा यूनिट ओम होती है, अभी आगे ओम्स लॉ के अंदर बताऊंगा, बस अभी समझ लो ओम होती है। अब ये डिपेंड किस पे करता है, रेजिस्टेंस कई चीजों पे डिपेंड करता है। पहला यहाँ पे रेजिस्टेंस जो होता है वो डिपेंड करता है लेंथ पे। अब मुझे ये बताऊं, आपकी लंबाई, एक गली है ना, उसमें आपको कार निकालना है और बहुत लंबी गली है, तो रुकावटें तो आ सकती है ना, कि बीच में बच्चा आ जाए भाई, पहले चलते चलते गाड़ी आप चला रहे हो, बीच में बच्चा आ जाए, कभी कोई गाड़ी वाला बीच में आ जाए, कहीं कभी कोई ब्रेकर आ जाए बीच में, ब्रेकर। तो जितना ज्यादा लेंथ होगा ना उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, लेंथ जितनी ज्यादा होगी ना रेजिस्टेंस उतना ज्यादा होगा। क्लियर, समझ में आया ना। सेकंड होता है एरिया, एरिया जितना बड़ा होगा रेजिस्टेंस उतना कम होगा। देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। अब मुझे ये बताओ, बहुत चौड़ी गली है, उसमें आपको कार निकालना है, तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, चौड़ी गली है तो इधर से लोग जा रहे होंगे, आप सीधे निकल सकते हो। लेकिन उसी की जगह पतली गली दे दूं, एरिया कम दे दूं, तो पतली गली में क्या होगा ना, आप कार निकाल रहे कोई घर वाला बाहर बाइक लगा के चला गया होगा, तो आप कार निकाल नहीं सकते, आपको जाना पड़ेगा, भैया भैया थोड़ा सा बाइक हटा लीजिए ना, हमको थोड़ा सा कार निकालना है ना। फिर बोलोगे भैया भैया जी, ए भैया जी थोड़ा सा साइड हट जाइए ना, कार जाने दीजिए ना। होता है ना ऐसा। खेल क्यों होता है, क्योंकि वो पतली गली है, एरिया कम है, और एरिया कम होगा तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, रुकावटें ज्यादा आएगी, और एरिया ज्यादा होगा। वैसे यहाँ पे है, यहाँ पे देखो ये एक वायर है, ये वायर मोटी है, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन इजीली फ्लो हो सकता है, तो रेजिस्टेंस इसका क्या कम होगा, एरिया ज्यादा रेजिस्टेंस कम। और उसी के जगह एक ये पतली वायर है, इस पतली वायर में अगर मैं इलेक्ट्रॉन फ्लो करवाऊंगा तो उसे रुकावटें ज्यादा मिलेगी, और ज्यादा रुकावटें मिलेगी तो इसकी वजह से क्या होगा, करंट, रुकावटें ज्यादा होगी, एरिया कम है तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो 2 हो गया। तीसरा होता है नेचर ऑफ मटेरियल। भैया खुदड़ी हुई गली हो, मीन्स मतलब टूटा हुआ गली हो, तो रुकावटें ज्यादा आएगी ना, और अगर प्लेन गली हो तो उसमें गाड़ी चलाने में मजा आएगा। वैसे यहाँ पे होता है कि जो मटेरियल होता है ना, जैसे कॉपर हो गया, आयरन हो गया, इन सब मटेरियल पे भी डिपेंड करता है कि किसकी कंडक्टिविटी ज्यादा है ना, किसमें से करंट ज्यादा पास हो सकता है, तो मटेरियल पे भी डिपेंड करता है। एंड देन लास्ट में टेम्परेचर। गाड़ी गर्म होती है तो आप रोक देते हो, रेजिस्टेंस बढ़ गया ना, गाड़ी गर्म होती है, टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, टेम्परेचर। तो इन 4 चीजों पर डिपेंड करता है, दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट, जो एग्जाम में आता ही आता है, याद रखना किन किन चीजों पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। तो ये 4 चीजें, लेंथ, एरिया, नेचर और चौथा टेम्परेचर। समझ गए, बोलो जल्दी से। अगर समझ गए तो क्वेश्चन आया 2023 के अंदर PYQs में, द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर डज नॉट डिपेंड, नहीं डिपेंड करता है। कमेंट बॉक्स के अंदर नीचे कमेंट बताओ, ठीक है। एक क्वेश्चन जो बार बार रिपीट हो रहा है, क्या देखो 23 में, 24 में, 25 में, क्या है, राइट द रिलेशन बिटवीन द रेजिस्टिविटी। क्या होता है अभी देखते, रेजिस्टेंस एंड सिलेंडर ऑफ अ कंडक्टर ऑफ अ लेंथ L एंड क्रॉस सेक्शन एरिया इज A, हेंस द डिराइव द ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। मैं कंडक्टर बना देता हूं पहले सिलेंडर का, अभी मैंने पीछे डिराइव इसलिए नहीं किया था इस फॉर्मूले को क्योंकि यहां बताना था।
अब इसके कंडक्टर की लेंथ जो है ना वो L दी है इसने, और इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ना, इसने बोला एरिया जो है इसका कंडक्टर का वो A है। तो हमने रेजिस्टेंस अभी देखा था कि रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड कर रहा है, लेंथ पहला, रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड कर रहा है, एरिया ऑफ कंडक्टर। दोनों को मर्ज कर देते हैं तो L/A आ जाएगा। अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाते हैं ना तो भैया एक रो आ जाता है। ये रो कौन होता है भैया, रो थोड़ी इंसान है, मींस इसी को रेजिस्टिविटी कहते हैं। रेजिस्टिविटी इज द नेचर ऑफ मटेरियल जिसे कहते हैं, इसी को कहा जाता है रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी कहा जाता है। और ये आपका रेजिस्टेंस है जो आपकी रुकावटें देता है करंट के अंदर, जितनी ज्यादा रुकावटें उतनी ज्यादा करंट की वैल्यू कम। ये लेंथ ऑफ द कंडक्टर है, लेंथ है, और ये आपका आ जाता है एरिया। अब ये जो रजिस्टिविटी है, इसने पहले फॉर्मूला बोला, हमने डिवाइड कर दिया। अब इसने बोला रजिस्टिविटी निकाल के दिखाओ, तो रजिस्टिविटी निकालूंगा तो ये इधर चला जाएगा, तो RA बाय में L आ जाएगा। अब इसकी ऐसा यूनिट निकालता हूं, देखो आप जानते हो रेजिस्टेंस का क्या होता है ओम, एरिया का क्या होता है मीटर स्क्वायर, लेंथ का क्या होता है मीटर, मीटर से इस मीटर को काट दो तो रजिस्टिविटी की जो ऐसा यूनिट आएगी, ऐसा यूनिट जो रजिस्टिविटी, इसे रो कहते हैं, पढ़ने के लिए RHO बोलना, रो RHO। तो यहाँ ऐसा यूनिट जो इसकी आ जाती है वो आ जाती है ओम मीटर। याद कर लेना भाई, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन, ओम मीटर। ठीक है, ऐसा यूनिट हो गई रजिस्टिविटी का, ये आपका फॉर्मूला हो गया। ये आपका इन चार चीजों पे डिपेंड करता है, बट रजिस्टिविटी एक ऐसा इंसान है भाई, ये किसी भी चीज पे डिपेंड नहीं करता, ना तो लेंथ पे, ना तो एरिया पे, ना तो नेचर पे, किसी पे भी नहीं। बट हाँ, टेम्परेचर पे जरूर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे जरूर डिपेंड करता है रजिस्टिविटी, और किसी भी चीज पे नहीं। कोई पूछ लेना कि एक कंडक्टर है, मान लो कि एक कंडक्टर है जिसकी लेंथ को डबल कर दिया गया या एरिया को हाफ कर दिया गया, तो बताओ रजिस्टिविटी के पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, तो आपका आंसर होना चाहिए कुछ भी नहीं, क्योंकि रजिस्टिविटी ना तो लेंथ पे डिपेंड करता है ना ही एरिया। बोलो समझ में आया है? अरे बोलो भाई, खतरनाक तो नहीं हो गया, खतरनाक तो नहीं हो गया। अब देखो क्वेश्चन बड़ा न्यूमेरिकल आया, न्यूमेरिकल पढ़ोगे तभी तो मजा आएगा, कैलकुलेशन करोगे। किसकी कैलकुलेशन बड़ी बदतर है भाई, बड़ी गंदी है, कैलकुलेशन होती ही नहीं है, बताना एक बार नीचे कमेंट बॉक्स में। देखो बहुत इजी तरीका बताऊंगा। क्वेश्चन क्या है, द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर 1 सेंटीमीटर, देखो लेंथ देखो 1 सेंटीमीटर, 0.01 सेंटीमीटर दिया हुआ है। पहले तो इसे मीटर में कन्वर्ट कर लो, ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना जरूरी है, तो 0.01 और मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻⁻² मीटर लिख दिया। होता है ना कि 1 मीटर इज इक्वल टू कितना होता है 100 सेंटीमीटर होता है। तो अगर 1 सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना हो तो हम 10⁻² सेंटीमीटर मीटर लिख देते, ऐसा कर देते, ये कर देते। तो यहाँ पे वही किया है मैंने। सेकंड होता है यहाँ पे इसने बोला रेडियस दिया हुआ था, ये क्या दिया हुआ, रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर 1 सेंटीमीटर इज अ रेडियस, लेंथ नहीं दिया भैया, रेडियस दिया हुआ है, रेडियस अच्छे से पढ़ो, है ना, रेडियस। फिर इसने बोला रेजिस्टेंस जो दिया हुआ वो दिया हुआ है 14 ओम का, 14 ओम, एंड द रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल इज इतना, रेजिस्टिविटी भी दिया हुआ, वो दिया हुआ 44 इंटू में 10⁻⁸ ओम मीटर। फिर बोला फाइंड द लेंथ, लेंथ निकालना है। वी नो दैट फॉर्मूला हम जानते हैं, R इज इक्वल टू क्या होता है, रो L बाय A होता है। हमें निकालना है L, तो हम लिख लेंगे RA बाय रो, यही होगा ना फॉर्मूला। अब R की वैल्यू देखो क्वेश्चन ने दी हुई है 14, A की वैल्यू सिलेंडर होता है, और सिलेंडर में कभी एरिया ना गिवन होना तो आप डायरेक्ट πr² फॉर्मूला लगा दो, πr² डिवाइडेड बाय रो, रो की वैल्यू है 44 इंटू में 10⁻⁻8। सिंपल कैलकुलेशन। अब यहाँ पे देखो, यहाँ देखो 14 इंटू में पाई की वैल्यू क्या है, पाई की वैल्यू हमारे क्वेश्चन में 22/7 दी हुई है, हम 22/7 लिख लेंगे। और आर की वैल्यू क्वेश्चन ने ये दी हुई है, ये 0.01 इंटू में 10⁻² का होल स्क्वायर। अब डिवाइडेड बाय में ना ये पूरे के ये 7 ना इसके नीचे ही आ गया, तो यहाँ मैंने 44, यहाँ पे जो लिखा है ना मैंने ये 7, इसके मल्टीप्लाई में ही 44 इंटू में 10⁻⁸ लिख देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। कैलकुलेशन है, सिंपल मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ मैं। अब देखो यहाँ से आ जाएगा हमारा 7 से 7 2 जा, और इससे ये कट जाएगा 2 पे, 2 से ये भी 2 कट जाएगा। यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये 10⁻² इधर चला जाएगा। देखो 0.01 की जगह ना मैं इसको 1 इंटू में 10⁻⁻4 भी लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, बताओ। नीचे 10⁻⁻8 आ जाएगा, क्यों, ये जो पॉइंट है ना 1 2 गया तो इसकी पावर 2 बढ़ गई, और 10 इसका होल स्क्वायर करूंगा तो 10⁻⁻8 आ जाएगा, नीचे 10⁻⁻8 आ जाएगा, कट जाएगा 1 आ जाएगा। तो हमारा जो लेंथ आ गया वो 1 मीटर आ गया। बोलो समझ में आया, बोलो समझ में आया। बहुत इजी कैलकुलेशन, सिंपल इजी सा किया, करके देखना, ठीक है, करके देखना। अब क्वेश्चन आते हैं, द रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटल वायर इज 3 मीटर इज इतना, ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटल वायर लेंथ इज 3 मीटर। मोस्ट इंपोर्टेंट है, देखो कितनी बार आया, 1 2 3 4 रिपीट हो रहा है। रेजिस्टेंस है आपका 60 ओम, है ना। इफ द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 4 इंटू में 10⁻⁷ मीटर,
स्क्वायर। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिकल रजिस्टिविटी। ले भाई रजिस्टिविटी निकालना है आपको, फॉर्मूला याद होना चाहिए। आर इज इक्वल टू क्या था हमारा, रो एल बाय ए। रो निकालना है तो आपको क्या करना है, आर ए बाय एल कर देना है। आर की वैल्यू कितनी है 60, ए की वैल्यू डायरेक्ट दी हुई है, डायरेक्ट पुट कर दो भाई, डायरेक्ट पुट कर दिया। डिवाइडेड बाय एल की वैल्यू 3 दी हुई है, 3 से इसे काट दो, 3 दूनी 6 20 आ गया। और यहाँ पे रजिस्टिविटी का अगर फॉर्मूला देखूं तो 20 चौके 80, 80 इंटू में 10 का 7 आ जाएगा। कट करते हो तो यहाँ से आ जाएगा आपका 1 0 कट गया तो 8 इंटू में 10 आ जाएगा ओम मीटर। कैलकुलेशन चेक कर लेना भाई, कैलकुलेशन में कुछ नहीं है ना, एल है, आर है, ए है। यहाँ पे ये लिखा मैंने, आर की वैल्यू 60 थी, 60 रख दिया। एरिया की वैल्यू ये हमारी दी हुई थी 4 इंटू में 10 लिख दिया। लेंथ की वैल्यू हमारी डायरेक्ट 3 दी थी, 3 लिख दिया। कट किया 20 चौक 60 होता है, 20 आया, 20 चौक 80, 80 इंटू में ये कट करके सॉल्व करके ये आ गया। अब देखो ये इसी क्वेश्चन में ना एक चीज और ऐड ऑन कर सकता है, ये रजिस्टिविटी ये निकल गई। ओम मीटर देखो, ऐसा यूनिट लगाना मत भूलना लास्ट में, ऐसा यूनिट बहुत बच्चे गलत लगा देते हैं, मार्क्स कट जाता है, हाफ मार्क्स कट जाएगा। साथ में यहाँ पूछ ले कि अगर इस लेंथ वायर की लेंथ को डबल कर दिया जाए, लेंथ को डबल कर दिया जाए, डबल इसी में ऐड ऑन कर दूं, और एरिया को हाफ कर दिया जाए, एरिया को हाफ कर दिया जाए, तो बताओ रजिस्टिविटी से क्या इंपैक्ट पड़ेगा। तो आपका आंसर होना चाहिए रजिस्टिविटी इज सेम, रजिस्टिविटी इज सेम, क्योंकि रजिस्टिविटी आपका लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं करता, शेप और साइज पे डिपेंड नहीं करता, ओनली टेम्परेचर पे। समझ आ गई? ओके चलो भाई, चलो चलो चलो। अरे भाई करंट क्वेश्चन हो रहे, ओम्स लॉ की तरफ जा रहे हो आप, इतने क्वेश्चन हो गए ना, सबके हो गए, काम डाउन, टेंशन मत लो, समझ आएगा। मैंने बोला था ना स्टार्टिंग में ही कि विक्की भैया बोल रहे हैं ना, आपको हर एक चीज अच्छे तरीके से माइंड में बिठा दूंगा, बैठेगा, समझो। तो बस कैलकुलेशन करने की कोशिश करो। क्वेश्चन है कॉपर वायर ऑफ अ डायमीटर इज इतना एंड रजिस्टिविटी इज इतना, ठीक है, ये मीटर काट देना, एक ज्यादा लग गया। व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द रेजिस्टेंस इज इतना, हाउ मच इज रेजिस्टेंस चेंज इफ द डायमीटर इज डबल। देखो सिंपल सी बात है, ये डबल वाला जो केस है ना, रेजिस्टेंस कितना चेंज होगा, रेजिस्टेंस कितना चेंज नहीं होगा, ये डिपेंड करता है कि रेजिस्टेंस डायमीटर बढ़ गया। मैं यहाँ पे फॉर्मूला ले, ये वाला बताता हूँ, ऊपर वाला तो आप खुद से कर लोगे। देखो डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ है, इससे डायमीटर 0.05 मिलीमीटर दिया हुआ है। मिलीमीटर को मीटर में चेंज करते हैं तो आप लिख देते हो 0.5 इंटू में 10⁻³ मीटर, ठीक है। मिलीमीटर से मीटर में 1000 का रिलेशन होता है, क्योंकि 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीमीटर के बराबर होता है, ये आप जानते हो। फिर आपका क्या होता है, डायमीटर अगर दिया हुआ है, डायमीटर की वैल्यू 0.5 मिलीमीटर दिया हुआ है, मिलीमीटर, तो रेडियस की वैल्यू आप निकालोगे तो 0.5 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई में 10⁻³ मीटर में आ जाएगा। ये रेडियस निकल गया। एरिया निकालोगे तो पाई आर स्क्वायर लगाना, पाई की वैल्यू क्वेश्चन ने नहीं दी हुई है तो बस 22/7 रख लेना या 3.14 रख लेना, और ये आपका 0.5 डिवाइडेड बाय 2 इंटू में 10⁻³ का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, एरिया निकल जाए। फिर इसने बोला यहाँ पे रेजिस्टेंस आपको, ये वाला फॉर्मूला आर इक्वल टू रो एल बाय ए होता है। यहाँ से आपको रेजिस्टेंस दिया हुआ है, रजिस्टिविटी निकालनी है, तो रो आर ए बाय एल कर देना। आर दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, एल आपका, ए निकालोगे यहाँ से, पुट करो, आंसर जो भी आए नीचे एक बार कमेंट बॉक्स में बताना एज अ होमवर्क टाइप। आगे का ये कॉन्सेप्ट जो अलग है वो बताता हूँ, रेजिस्टेंस चेंज इफ द डायमीटर इज डबल। अगर डायमीटर को डबल कर दिया तो एरिया किस पे डिपेंड करता है, एरिया इज पाई आर स्क्वायर होता है, तो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू हो गया रो एल बाय एरिया इज पाई आर स्क्वायर। अगर डायमीटर डबल है, डायमीटर पहले डी डैश जो है वो अब d2d के बराबर आ गया, डबल हो गया है, तो आपका रेडियस क्या हो जाएगा 4 टाइम्स, बस सही है ना। अगर आपका डायमीटर 2 टाइम्स है तो यहाँ पे अगर पाई आर स्क्वायर एरिया करोगे तो एरिया का स्क्वायर में आपका डायमीटर का स्क्वायर कर दोगे तो वो 4 टाइम्स हो जाएगा, और 4 टाइम्स हो गया तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, न्यू रेजिस्टेंस, वो 4 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा। न्यू रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, जो पहले वाला रेजिस्टेंस है ना उससे 4 टाइम्स डिक्रीज होगा। कभी भी याद रखना, डायमीटर अगर बढ़ेगा, डायमीटर अगर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। डायमीटर बढ़ेगा तो एरिया बढ़ेगा, एरिया कितना 4 टाइम्स बढ़ेगा, एरिया बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस कम होगा, कितना कम होगा 4 टाइम्स कम हो जाएगा। समझ आया, समझ आया क्या बोला। अगर इसी की जगह डायमीटर को 3 टाइम्स कर दिया होता, इसने डायमीटर को 3 टाइम्स कर दिया होता तो रेजिस्टेंस क्या होता, 9 टाइम्स डिक्रीज हो जाता। क्या हो जाता, 9 टाइम्स डिक्रीज हो जाता। कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट मत्थे में बिठा लो, कॉन्सेप्ट समझे। रजिस्टिविटी अभी पढ़ा ना आपने, उसी रजिस्टिविटी के ऊपर है। रजिस्टिविटी क्या होता है, ये प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल है, मटेरियल की प्रॉपर्टी है, कुछ ऐसी चीज नहीं है, ठीक है, ऐसे कि आप किसी को मेजर करो, ये प्रॉपर्टी है मैटर की। जैसे आपकी प्रॉपर्टी है एक मास, मास और वेट के बीच में डिफरेंस जानते हो, कौन कौन जानता है, एक बार नीचे कमेंट बॉक्स में बताना। साथ में मैं आपसे पूछता हूँ,
मुझे ये बताओ दो चीजें, एक डायमंड है और एक कॉपर है, तो बताओ कौन ज्यादा कंडक्टर ऑफ हीट होता है? हीट का बेस्ट कंडक्टर कौन है? करंट का नहीं पूछा हूं, हीट का बेस्ट कंडक्टर इन दोनों में से कौन है? डायमंड है या कॉपर है? कितना आप सभी का माइंड एक्टिव है, देखते है ना। रजिस्टिविटी का फॉर्मूला अभी आपने देखा, रजिस्टिविटी डिपेंड किस पे करती है? ओनली ऑन टेम्परेचर पे, शेप और साइज पे नहीं करती है, ठीक है। अब होता क्या है यहां पे देखो रजिस्टिविटी के केस में कि रजिस्टिविटी इंसुलेटर की जो रजिस्टिविटी होती है सबसे हाई होती है, तो हम कहते हैं कि जो इंसुलेटर है, इंसुलेटर उसकी रजिस्टिविटी इंसुलेटर की सबसे हाई होती है। फिर उसके बाद एलॉय की होती है, एलॉय में नाइक्रोम आपका आ जाता है नेम, मैग्नीन आ जाता है, और उसके बाद मेटल की होती है। सबसे हाई जो होती है वो इंसुलेटर की रजिस्टिविटी होती है, फिर अलॉय की होती है, और फिर उसके बाद आपकी मेटल की होती है। इंसुलेटर में से तो करंट पास हो ही नहीं पाता, इतना ज्यादा रजिस्टिविटी होती है, मींस करंट को अपोज इतना ज्यादा करता है कि इंसुलेटर में से करंट फ्लो ही नहीं होता। मुझे ये बताओ कि प्लास्टिक में से करंट फ्लो हो सकता है क्या? नहीं भैया, अगर हो गया तो आपको जन्नत की सैर करवा देगा ये तो। और साथ में मैं बोलूं कि लकड़ी में से करंट पास हो सकता है क्या, तो आप बोलोगे नहीं, रीजन क्योंकि वो इंसुलेटर है, तो उसकी रजिस्टिविटी बहुत ज्यादा हाई होती है, बहुत ज्यादा। और ये दोनों थोड़े आसपास होते हैं, बट उसमें भी अलॉय जो होता है ना, उसकी रजिस्टिविटी आपकी मेटल से ज्यादा होती है। रजिस्टिविटी जिसकी ज्यादा वो करंट को फ्लो होने से रोकेगा ज्यादा, अपोज करेगा ज्यादा, और जो अपोज करेगा ज्यादा मीन समझ लो वो करंट को फ्लो नहीं होने दे रहा, रोक रहा है। आप इधर आना चाहते हो और मैं आपको रोकूं तो आपको गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? वैसे ही यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कंडक्टर में फ्लो कर रहा है, लेकिन अलॉय उसको रोक रहा है, जिसकी वजह से उसे गुस्सा आ रहा है, और गुस्सा आने की वजह से वो हीट प्रोड्यूस कर देता है, हीट, और हीट प्रोड्यूस कर देता है। इसलिए भैया इस अलॉय का यूज हीटिंग इफेक्ट ऑफ मटेरियल में किया जाता है, लाइक हीटर, हीटर हो गया, सेकंड आपका प्रेस हो गया, है ना, प्रेस आयरन जिसे करते हो वो, और थर्ड हो गया आप भाई करंट पास करने वाले होते हैं ना बहुत सारी चीजें जो हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं, वो सारी चीजें। इसलिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाई अलॉय, ये आपका 2025 में आया हुआ अभी पेपर में क्वेश्चन है, व्हाई अलॉय यूज इन इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइस। इलेक्ट्रिकल जो हीटिंग डिवाइस है उसमें क्यों यूज करते हैं? क्योंकि इसकी इलेक्ट्रिकल रजिस्टिविटी जो होती है वो एज कंपेयर टू मेटल ज्यादा होती है, जिसकी वजह से ये करंट को रोक पाता है और रोकता है, जिसकी वजह से उसमें हीट प्रोड्यूस हो जाती है, इसलिए इसका यूज किया जाता है। समझ आ गया? रीजन समझ आ गया हीटिंग में, है ना। इलेक्ट्रॉनिक आयरन, इलेक्ट्रिक आयरन, टोस्टर, इसमें यूज किया जाता है। और इसमें एक टंगस्टन की बात आती है। बल्ब देखिए आपने, बल्ब के अंदर ना एक वायर होती है, एक टंगस्टन की होती है, टंगस्टन के अंदर ना फिलामेंट होता है, और फिलामेंट क्या करता है ना, फिलामेंट हीट होता है, तो हीट होने के बाद चमकदार हो जाता है, और चमकदार होने के बाद बल्ब जो होती है ना जलती है। तो वो टंगस्टन भी आपका यूज किया जाता है ताकि वो आपका फिलामेंट जो होता है हीट होने के बाद चमकदार हो जाती है, जिसकी वजह से बल्ब जलने लगता है। तो अलॉय यूज किया जाता है किसके अंदर? हीटिंग इम्पैक्ट के अंदर। हीटिंग अलॉय किसके अंदर यूज किया जाता है? जो भी हीटिंग डिवाइसेस है, टोस्टर हो गया, ओवन हो गया, आयरन हो गया, इनमें। और तो फिलामेंट यूज किया जाता है बल्ब के अंदर, जो जलने के बाद हीटिंग इफेक्ट देती है और उसके बाद वो आपका क्या देती है? चमकदार हो जाती है। फिर आता है एक वायर है, गिवन मटेरियल हैविंग द लेंथ इज एल एंड क्रॉस सेक्शन एरिया इज ए। मान लो एक वायर, अब इस वायर के अंदर इसका लेंथ जो है एल है और एरिया जो है इसका वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है। अच्छे से समझना, अच्छे से। फिर इसने बोला अ रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम, इसका रेजिस्टेंस जो है वो आपका 4 ओम दिया हुआ है। इसके बाद क्या बोला? अ रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम, 4 ओम का रेजिस्टेंस दे दिया। अब बोला इसने व्हाट वुड बी द रेजिस्टेंस, व्हाट वुड बी द रेजिस्टेंस ऑफ अनदर वायर ऑफ सेम मटेरियल, मींस मटेरियल सेम है, इसका मतलब रेजिस्टिविटी सेम होगा। ये तो आपको समझ आ गया, मटेरियल सेम है मींस इसकी रेजिस्टिविटी भी रो है और इसकी रेजिस्टिविटी भी रो है। ओके, है ना। एंड द लेंथ इज L/2, इसकी लेंथ को L/2 कर दिया गया, जो भी ऊपर था उसका नीचे L/2। एंड द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 2A, इसका एरिया 2A कर दिया गया। तो पूछा रेजिस्टेंस पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, तो नीचे वाला का अगर रेजिस्टेंस अगर निकालोगे तो आपका रेजिस्टेंस वो आ जाएगा रो L/A आएगा। इसका L और A क्या ले लेता हूँ, डैश में ले लेता हूँ। और जो पहले वाले का है उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, वो तो आपका रो L/A डायरेक्ट ही होगा, उसमें तो कोई इंपैक्ट है ही नहीं, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहाँ पे देखो R' इसने बोला निकालने के लिए, ठीक है, रो तो सेम ही है दोनों का। L की वैल्यू अब दी इसने L/2, तो मैंने L/2 लिख दिया, और मल्टीप्लाई में एरिया की वैल्यू इसने 2A दी हुई है, लिख दिया। R' की अगर वैल्यू निकालूंगा तो रो L/A आ जाएगा, और मल्टीप्लाई में 1/4 स्टार्टिंग में आ जाएगा, तो R' की वैल्यू आ जाएगी 1/4, और ये जो रो L/A है ये आपका R है, तो R लिख दिया। अब यहाँ पे देखो 1/4 और R की वैल्यू कितनी है? 4 ओम, 4 से 4 को काटा तो यहाँ पे आ गया 1 ओम।
तो जो न्यू रेजिस्टेंस की वैल्यू आएगी वो 1 ओम आ जाएगी। समझ आया? कितना इजी था, कितना इजी था, मजा आ रहा है यार, मजा आ रहा है। चलो आगे बढ़ता हूँ। एक 2025 के अंदर क्वेश्चन आया अभी। क्वेश्चन क्या देखा, नाइक्रोम अलॉय होता है। नाइक्रोम इज अ अलॉय विच कॉमनली यूज इन इलेक्ट्रिकल हीटर डिवाइस सच एज इलेक्ट्रिक आयरन टोस्टर एक्सेट्रा। यस बिल्कुल ठीक है, असर्शन ट्रू है। अभी पढ़ के आए हो ना, ट्रू है, असर्शन ट्रू है। रीजन में आते हैं, रीजन ट्रू है कि नहीं ये देख लेते। इसने बोला रेजिस्टिविटी ऑफ अ नाइक्रोम इज हाई, बात सही बोला, एंड द रेजिस्टेंस डिक्रीज विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर। ये गलत बोल गया भाई, टेम्परेचर बढ़ाने थे। अभी मैंने बताया था कि रेजिस्टेंस डिक्रीज नहीं इंक्रीज होती है भैया, इसने बोला डिक्रीज होती है, तो ये तो भैया फॉल्स हो गया। आप असर्शन रीजन में ना सबसे पहले ये चेक करते हो कि ये और ये दोनों ट्रू है कि नहीं। अब देखो ये ट्रू है, ये फॉल्स है, तो यही खत्म हो गया। इसमें ऑप्शन होता है ए इज ट्रू एंड बी इज फॉल्स, है ना, ऐसा होता है। अगर ये दोनों के दोनों ट्रू होते तो हम चेक करते हैं ये दोनों एक दूसरे के करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि नहीं, तो यहाँ तो बात ही खत्म हो गई, ए इज ट्रू एंड बी इज फॉल्स। अब देखो 2021 में एक क्वेश्चन आया हुआ है कि ऑन व्हाट फैक्टर डज द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स। ये करके आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना। इस क्वेश्चन को ओम्स लॉ में करवाऊंगा। अब आते हैं हम, ये क्वेश्चन है, अ वायर ऑफ अ रेजिस्टेंस इज 3 ओम स्ट्रेच एंड द लेंथ इज इंक्रीज एंड ट्वाइस ऑफ द ओरिजिनल लेंथ। लेंथ को क्या कर दिया गया इसने, पहले मान लो कि अगर इसने एक कंडक्टर, एक वायर है, ये रहा, इसकी लेंथ एल है, इस लेंथ एल को हमने क्या कर दिया, खींच दिया। मतलब मान लो कि इस वायर को मैंने ऐसे खींच दिया और लेंथ एल को खींचा, तो जितना एल था अब उसका लेंथ इसने क्या कर दिया है, ट्वाइस कर दिया, 2l कर दिया, 2l। तो क्या होगा, हमेशा लेंथ को स्ट्रेच कर दिया, वायर को स्ट्रेच कर दिया। तो क्वेश्चन में क्या होता है ना, तो इसने पूछा न्यू रेजिस्टेंस क्या होगा। ऐसा क्वेश्चन कभी भी आए तो एक माइंड लगाना कि कभी भी स्ट्रेच करो, कुछ भी करो, वॉल्यूम हमेशा सेम रहेगा, वॉल्यूम हमेशा सेम रहेगा। तो ए एल इज इक्वल टू ए डैश एल डैश हो जाएगा, ऐसा वॉल्यूम हमेशा सेम होगा, एरिया इंटू लेंथ। अब देखो एरिया स्टार्टिंग वाले का ए एल है, ए एल तो मैंने ए एल लिख दिया। सेकंड वाले का एरिया हमें नहीं पता, लेंथ हमें पता है, तो 2l है। क्या है, 2l है। अब देखो यहाँ से एल से एल कट जाएगा, जो एरिया आएगा न्यू वाला वो आपका हाफ हो जाएगा। अगर लेंथ डबल तो एरिया हाफ, जब एरिया हाफ हो गया तो अब न्यू रेजिस्टेंस निकाल लो ना, कोई दिक्कत नहीं है। न्यू रेजिस्टेंस में रो एल बाय ए कर दो। अब रो तो निकल गया, एल की वैल्यू आपने डबल की थी और एरिया की वैल्यू आपने हाफ कर दी थी। ऊपर लेके जाओगे तो यहाँ से आर डैश इज इक्वल टू, ये ऊपर चला जाएगा, रो इंटू में 2 एल बाय में ए आ जाएगा। अगर आर डैश निकालोगे तो यहाँ से आ जाएगा आपका 4 रो एल बाय ए, और ये आपका इनिशियल रेजिस्टेंस है, तो आर डैश इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ आर के हो जाएगा। रेजिस्टेंस क्या हो गया, 4 टाइम्स इंक्रीज हो गया। रेजिस्टेंस क्या हो गया, 4 टाइम्स इंक्रीज। सिंपल सी ये चीज, आपका वॉल्यूम याद रखना एक कॉन्सेप्ट कि कभी भी वायर को स्ट्रेच करो तो वॉल्यूम सेम होता है। क्या होता है, वॉल्यूम सेम होता है। तो वॉल्यूम सेम करो, यहाँ से ए जितना, अगर एरिया लेंथ आप 2 टाइम्स इंक्रीज कर रहे हो तो एरिया हाफ हो जाएगा, 3 टाइम्स कर रहे हो तो एरिया ट्राइस हो जाएगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा। जितना आप लेंथ में स्ट्रेच करोगे एरिया उतना कम होगा। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक जिसमें बच्चे सबसे ज्यादा परेशान होते हैं, ओम्स लॉ। ये ओम्स लॉ परेशान करने वाली नहीं है, बस आप परेशान हो जाते हो। सिंपल से समझो, ओम्स लॉ में अभी तक आपने क्या पढ़ा, करंट पढ़ा, वोल्टेज पढ़ा। करंट क्या है, जो चार्ज फ्लो करता है, और वोल्टेज क्या है, जो उसको धक्का देता है, रेजिस्टेंस क्या है, जो उसको रोकता है। अब तीनों चीज के बीच में ना एक रिलेशन बना दिया इस ओम्स लॉ ने। ओम्स लॉ ने कहा सबसे पहले कि भैया टेम्परेचर को रखो कांस्टेंट, टेम्परेचर को रखो कांस्टेंट, टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए। अब जब टेम्परेचर चेंज नहीं होगा तो एक कंडक्टर को पकड़ो और उस कंडक्टर के अंदर करंट को फ्लो करवाओ। करंट को एक बैटरी से, एक बैटरी लगाओ, यहाँ पे बैटरी लगाओ, बैटरी लगाओ और बैटरी से इसमें करंट फ्लो करवा दो, बैटरी से इसमें करंट फ्लो करवा दो। तो इन्होंने बोला करंट और वोल्टेज के बीच में ना एक रिलेशन है, बड़ा प्यारा सा रिलेशन। इन्होंने कहा V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, मतलब जितना ज्यादा धक्का उतना ज्यादा करंट। मींस स्टार्टिंग में मान लो कि इस पे 1.5 वोल्ट का धक्का था, मतलब पोटेंशियल था, एक सेल था, तो जिससे करंट आ रहा था 2 एम्पियर का। फिर इसमें मैंने एक और सेल बढ़ा दिया, सेल के कॉम्बिनेशन को बैटरी कहते हैं। मतलब मान लो कि ये एक सेल है, ठीक है, ये एक सेल है, फिर इसमें मैंने एक सेल और कनेक्ट कर दिया, तो ये बन गया बैटरी। सेल और सेल के कॉम्बिनेशन को बैटरी कहते हैं। तो अब यहाँ पे 2 एम्पियर का, अब मैंने यहाँ पे 1.5 वोल्ट का एक और लगा दिया, तो जिससे 2 एम्पियर का करंट और बढ़ गया, तो अब कितना हो गया, 4 एम्पियर का करंट, ठीक है। फिर मुझे लगा 1.5 वोल्ट का और बढ़ा देता हूँ, तो यहाँ करंट 2 एम्पियर का और बढ़ गया, 4 की जगह अब ये हो गया 6 एम्पियर। तो सिंपल सी बात है कि जितना ज्यादा वोल्टेज बढ़ाओगे, धक्का बढ़ाओगे, करंट उतना ज्यादा फ्लो करेगा, बट प्रोवाइडेड अदर फिजिकल क्वांटिटी एंड टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए भैया, अगर चेंज होगा तो ये लॉ फुलफिल नहीं होगा।
यहीं पे v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i होता है एंड v इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाते हैं तो IR होता है। मतलब वोल्टेज एक ऐसा इंसान है जो धक्का देता है तो करंट बढ़ता है, जितना ज्यादा धक्का उतना ज्यादा करंट बढ़ेगा। और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस आ जाता है जो कि कांस्टेंट रहता है। रेजिस्टेंस ऑलवेज कांस्टेंट रहना चाहिए। V बाय I का रेशो निकालोगे ना तो रेजिस्टेंस ऑलवेज कांस्टेंट रहना चाहिए, रेजिस्टेंस चेंज नहीं होगा, ये कांस्टेंट रहेगा टेम्परेचर कांस्टेंट रहने के टाइम पे। तो इसलिए एक मैंने ये जो आपका ये दिखाया है ना ये वैल्यू, इसके थ्रू एक VI ग्राफ बन जाता है। V और I इस ग्राफ पे बेस भी क्वेश्चन आता है। ग्राफ में क्या होता है, V और I ग्राफ ऑलवेज कांस्टेंट चलता है, कांस्टेंट चलता है। तो यहाँ पे बोला जाता है ना 2-3 रेजिस्टेंस दे दिया जाए, ऐसा दे दिया जाए इस टाइप का। तो इसने बोला कि यहाँ पे R1 R2 एंड R3 है, R2 एंड R3 है। तो बताओ किसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। तो जिसका स्लोप ज्यादा उसका रेजिस्टेंस ज्यादा। देखो स्लोप मतलब कितना ज्यादा नीचे आई है ना, स्लोप इसमें होता है, ये रहा। अब देखो इसका स्लोप ज्यादा है, इसका एंगल ज्यादा है, इसका एंगल ज्यादा है, इसका कम है, इसका कम है। तो सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस R3 का हो जाएगा, उसके बाद R2 का हो जाएगा, उसके बाद R1 का हो जाएगा। बस ये देखना कि ये ग्राफ VI ग्राफ होना चाहिए, वोल्टेज एंड करंट का ग्राफ होना चाहिए, ठीक है। VI ग्राफ होना चाहिए तभी ये काम करेगा। लेकिन अगर ये IV ग्राफ दे दे तो, I और V का ग्राफ दे दे तब क्या करोगे। तो IV ग्राफ दे दे तो बस इसका उल्टा कर देना। जो ये है ना, अगर ये I होता ये V होता, I होता ये V होता, तो इसका उल्टा कर देते। जो 3 पे है वो सबसे छोटा हो जाता, तो इसका रेशो ऐसा बनता, R1 सबसे ज्यादा, R2 उससे कम, है ना, फिर R3 सबसे कम। ये होता IV ग्राफ में, ठीक है। तो ग्राफ डिफरेंस है। अगर VI ग्राफ है तो आपका स्लोप जिसका सबसे ज्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, फिर कम, फिर कम। लेकिन अगर इसी का उल्टा कर दो, IV ग्राफ कर दो, तो जिसका स्लोप ज्यादा उसका रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। क्लियर। तो ये आपका VI ग्राफ होता है ओम्स लॉ। जो ओम्स लॉ को फुलफिल करे उसे ओमिक कंडक्टर कहा जाता है, जैसे कॉपर, आयरन, ये सारी चीजें। और जो ओम्स लॉ को फॉलो ना करे, ऐसा ग्राफ ना बने, जिसका ओम्स लॉ को फॉलो ना करे, ऐसा कुछ ग्राफ ना बने, ऐसा ग्राफ बने, उसे कहा जाता है नॉन ओमिक कंडक्टर। क्या कहा जाता है, नॉन ओमिक कंडक्टर। बाद में पढ़ोगे आप, इसी में आ जाता है बेस्ट एग्जांपल इस ट्रांजिस्टर डायोड, ठीक है। ट्रांजिस्टर और डायोड का नाम आ जाता है, ठीक है। तो ओम्स लॉ आपने पढ़ लिया। ओम्स लॉ क्या होता है कि अगर आपने एक कंडक्टर लिया, उन दोनों के एंड के बीच का जो पोटेंशियल है वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर। एंड यहां से आपका ये आ जाता है रेजिस्टेंस आ जाता है। रेजिस्टेंस आपका वोल्ट पर एम्पियर होता है और वोल्ट पर एम्पियर को ही हम ओम कह देते हैं, इसलिए रेजिस्टेंस की ऐसा यूनिट ओम होती है। क्या होती है, ओम होती है। तो रेजिस्टेंस की ऐसा यूनिट आपने देख ली। रेजिस्टेंस कांस्टेंट होता है, डिपेंड किस किस चीज पे करता है, लेंथ, एरिया, नेचर एंड टेम्परेचर, ठीक है। रेजिस्टिविटी आपने देख ली। अब आता है लेटस। क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन देख लो, प्यारा सा क्वेश्चन है कि लेट द रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट रिमेन्स कांस्टेंट। 3 बार रिपीट हुआ ये क्वेश्चन, रिमेन्स कांस्टेंट व्हाइल द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड ऑफ अ कंपोनेंट डिक्रीजेस। पोटेंशियल क्या होगा, डिक्रीज, हाफ। पोटेंशियल क्या कर दिया, हाफ हो गया, पोटेंशियल हाफ हो गया। ऑफ द फॉर्मर वैल्यू व्हाट विल बी द करंट। देखो याद रखना, आप रिलेशन जाते हो, V इक्वल टू होता है IR, ठीक है। R जो होता है वो होता है V अपॉन में I के बराबर, V अपॉन में I के बराबर। अब रेजिस्टेंस इसने बोला है कि रेजिस्टेंस इन इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट रिमेन्स कांस्टेंट, ये कांस्टेंट। अगर ये हाफ हो गया तो इसको क्या होना पड़ेगा, इसको भी हाफ होना पड़ेगा, तभी तो जाके ये दोनों के दोनों कांस्टेंट रहेंगे। अदरवाइज कांस्टेंट कैसे रहेंगे। तो अगर वोल्टेज हाफ हो गया तो करंट भी अपने आप हाफ हो जाएगा। इन दोनों का रेशो आपका R कांस्टेंट रहेगा। अगर ये आपका वोल्टेज आपका 3 टाइम डिक्रीज हुआ है तो करंट भी आपका 3 टाइम डिक्रीज हो जाएगा। वोल्टेज अगर 4 टाइम डिक्रीज हो रहा है तो करंट भी आपका 4 टाइम डिक्रीज हो जाएगा। भैया इन दोनों का रेशो ऑलवेज कांस्टेंट रखना है, ये कहता है कौन, ओम्स लॉ। समझ आ गई क्वेश्चन। ऐसा ही देखो ये आया 2023 में, लेटेस्ट रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल रिमेन्स कांस्टेंट, रेजिस्टेंस कांस्टेंट व्हाइल द पोटेंशियल अक्रॉस द टू एंड डिक्रीज 1/4। पोटेंशियल क्या हो गया, 1/4 डिक्रीज हो गया इनिशियल वैल्यू। व्हाट चेंज विल अकर द करंट थ्रू इट। करंट में क्या चेंज आएगा, नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ, ठीक है। और ये भी पूछ रहा है स्टेट द लॉ व्हिच हेल्प अस सॉल्विंग द अबव क्वेश्चन, ओम्स लॉ। सिंपल सी बात। चलो अब आते हैं हम ओम्स लॉ के एक्सपेरिमेंट पे। अभी जो मैंने बताया था ना वही एक्सपेरिमेंट है। ओम्स लॉ का एक्सपेरिमेंटल सेटअप लिखते हैं। एक्सपेरिमेंटल सेटअप में क्या होता है, यहाँ पे सेल्स लगाए जाते हैं, सेल के कॉम्बिनेशन को बैटरी कहते हैं। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगाया जाता है और उसके नीचे एक पोटेंशियल को मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर, करंट को मेजर करने के लिए एमीटर, और यहाँ पे की लगा दिया। इनके भी डायग्राम दिखाऊं। सपोज मान लो कि पहले एक सेल लगाया जिसकी वैल्यू 1.5 वोल्ट, इसकी वजह से यहाँ पे करंट आपका मेजर हुआ 1 एम्पियर 2 एम्पियर 2 एम्पियर का। फिर मैंने यहाँ पे सेकंड बैटरी को भी कनेक्ट कर दिया तो यहाँ पे 4 एम्पियर का हो गया।
फिर मैंने यहाँ थर्ड बैटरी को कनेक्ट किया, मतलब बैटरी बनती जा रही है, 6 एम्पियर हो गया। यहाँ पे फोर्थ को कनेक्ट किया, यहाँ 8 एम्पियर हो गया। तो इससे क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे 2 वोल्ट का लेता हूँ, 2 वोल्ट का, ठीक है। मान लो कि वोल्टेज आप 2 वोल्ट डाल रहे हो, वोल्टेज और करंट का ग्राफ बना रहे हो, तो यहाँ पे 2 एम्पियर का करंट है, 2 आपने फिर इसके बाद 4 कर दिया, यहाँ पे 4 वोल्ट कर दिया, तो यहाँ पे 4 एम्पियर, यहाँ पे आपने 6 वोल्ट कर दिया, तो यहाँ पे 6 एम्पियर। मतलब इन दोनों का रेशो ऑलवेज आपको कांस्टेंट दिख रहा है, V बाई आई। यही ओम्स लॉ को प्रूफ करता है, ओम्स लॉ को प्रूफ करता है। यही एक्सपेरिमेंटल सेटअप है कि बैटरी बढ़ाओ, धक्का बढ़ाओ, पोटेंशियल बढ़ाओ, तो करंट उसी रेशो में बढ़ता जाता है, प्रोवाइडेड टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं हुआ तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, और रेजिस्टेंस बढ़ गया तो ये सर्किट खराब हो जाएगा समझे, इसलिए हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रख देते। एक यहाँ पे इंसान है भैया, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस ये देख रहे हो, ये वेरिएबल रेजिस्टेंस कहलाता है, इसको रियोस्टेट कहते हैं। क्या कहते हैं? रियोस्टेट। और एग्जाम में हमेशा पूछ लेता कौन है भाई ये रियोस्टेट। रियोस्टेट कुछ नहीं है, रियोस्टेट ये होता है कि किसी भी सर्किट के अंदर ना करंट को वेरी करना होता है, करंट कम या ज्यादा करना होता है, करंट कम या ज्यादा। आप जानते हो V इक्वल टू क्या होता है? IR होता है। अब I इक्वल टू R इक्वल टू क्या होता है? V अपॉन में I होता है। अगर मुझे ये बताओ कि रेजिस्टेंस को अगर मैंने 2 गुना कर दिया, रेजिस्टेंस 2 गुना कर दिया, तो करंट आपका अपने आप हाफ हो जाएगा। बस सही है ना? अगर रेजिस्टेंस बढ़ा दिया तो करंट तो अपने आप घट जाएगा। अगर इसे मैंने 3 गुना कर दिया तो करंट अपने आप 3 गुना कम हो जाएगा। तो ये एक रेजिस्टेंस होता है, एक वेरिएबल रजिस्टर डिवाइस होता है जिसे रियोस्टेट कहते हैं। ये एज अ करंट का रेगुलेटर कहलाता है। करंट को कम ज्यादा करने के लिए सर्किट को चेंज नहीं करना पड़ता, या वोल्टेज को चेंज नहीं करना पड़ता। इस रियोस्टेट में ही रेजिस्टेंस को बढ़ा दो, करंट घट जाएगा, रेजिस्टेंस कम कर दो, करंट बढ़ जाएगा। तो मतलब करंट को रेगुलेट करने के लिए हम एक वेरिएबल रजिस्टर का यूज करते हैं, जिस डिवाइस को हम रियोस्टेट कहते हैं, और इसी रियोस्टेट को, वेरिएबल रजिस्टर डिवाइस को रियोस्टेट के नाम से जाना जाता है। तो रियोस्टेट एक वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है जो कि करंट को वेरी कर सकता है। रेजिस्टेंस बढ़ाओ, करंट कम, रेजिस्टेंस घटाओ, करंट ज्यादा। रेजिस्टेंस कौन है? करंट को रोकने वाला भाई। अगर रेजिस्टेंस बढ़ जाए, रुकावटें बढ़ जाए, है ना, आपकी प्यार के बीच, अरे सर प्यार, हाँ बिल्कुल, देखो आपके प्यार के बीच में कोई आ जाए, उसके मम्मी पापा आ जाए, उसके भाई बहन सब कोई आ जाए, भाई आपको तोड़ना शुरू कर दे, मारना पीटना शुरू कर दे, तो रुकावटें ज्यादा आ गई ना, तो अब भैया प्यार तो मिलना मुश्किल है। लेकिन रुकावटें कम हो, उसके मम्मी पापा सब कुछ तैयार हो, सब कोई तैयार हो, बस एक छोटा सा नुन्नू सा बच्चा है ना, नुन्नू सा एक छोटा सा बच्चा है, वो बोल रहा है नहीं मैं अपनी दीदी की शादी नहीं होने दूंगा, एक रप्पड़ मार, बट तो शादी कर लेंगे पहले फिर बताऊंगा ठीक है। तो वही चीज होता है, जब रुकावटें ज्यादा होगी, रुकावटें ज्यादा तो करंट कम हो जाएगी, रुकावटें कम हो जाएगी तो करंट ज्यादा हो जाएगा। सिंपल सी बात है ना, प्यार बढ़ जाएगा। उसी को रियोस्टेट कहते हैं। आपको बस इस बैटरी को चेंज नहीं करना पड़ता, रेजिस्टेंस चेंज से भी आप उसको चेंज कर सकते हो, उसी को हम रियोस्टेट का नाम देते हैं। अभी तक हम वोल्टेज चेंज से कर रहे थे। अब आता है यहाँ पे सर्किट डायग्राम। यहां तक सभी को क्लियर है? ओम्स लॉ मत्थे में बैठ गया ना। अब आते हैं सर्किट डायग्राम में। सेल आता है, सेल में सिर्फ एक बड़ा लगाओ पॉजिटिव, एक छोटा लगाओ नेगेटिव, ये हो गया सेल। अगर बैटरी है सेल के कॉम्बिनेशन कर दो। सेल लगाया आपने, अब इसी सेल के साथ एक बड़ा लगाओ, फिर छोटा लगाओ, फिर एक बड़ा लगाओ, फिर एक छोटा लगाओ। सेल के कॉम्बिनेशन को हम बैटरी कहते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव, इसी को कहते हैं हम बैटरी। अब आता है प्लग की जो है स्विच ओपन है, बस ब्रैकेट लगा दो, ऑफ है, ओपन ऑफ, इसके बीच में एक डॉट लगा दो, ऑन हो जाएगा। इसमें बहुत मिस्टेक करते हैं बच्चे ऑन ऑफ में, सर्किट लगाने टाइम पे। स्विच जॉइंट है, मतलब वायर जॉइंट है, तो आप वायर को जॉइंट में ऐसे दिखाओगे। अगर वायर जॉइंट नहीं है तो आप वायर के ऊपर ना ऐसे ले जाओ और यहाँ से ऐसे दिखा दो, ये इसका मतलब होता है वायर जॉइंट नहीं है यहाँ से, ठीक है। फिर आता है 7 पे इलेक्ट्रिक बल्ब। देखो बल्ब ऐसे बनाओ या फिर ऐसे बना लो, बल्ब ऐसे, ये भी बल्ब होता है, बल्ब बना लो, ये हो गया। रेजिस्टेंस होता है जितनी ज्यादा रुकावटें आएगी, ऐसे चलो रुकावटें आई, रुकावटें उबड़ खाबड़ रास्ता, रुकावटें होती है, इसे रेजिस्टेंस कहा जाता है। वेरिएबल रजिस्टर का मतलब होता है रेजिस्टेंस बना के उसके ऊपर एक तीर लगा दो। दिस इज इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछा जाता है सबसे ज्यादा। रियोस्टेट का सिंबल बताओ, तो ऐसा होता है। एमीटर होता है जो करंट को मेजर करता है, सर्कल बना के ये लिख दो, प्लस माइनस हो गया। वोल्ट मीटर जो वोल्टेज को मेजर करता है, पोटेंशियल को, धक्के को मेजर करता है। क्लियर? सर्किट डायग्राम, इनका यूज हम सर्किट में अभी करेंगे, बनाएंगे एक सर्किट। जैसे मैं एक सर्किट बना दूं आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस को मेजर करते हुए, एक सर्किट बना दो कि रेजिस्टेंस लगाओ पहले, फिर एक लाइट लगा दो, लाइट के साथ एक एमीटर लगाना। लो भैया एमीटर हमेशा सीरीज में लगता है। वोल्ट मीटर कभी लगाने बोले कोई तो हमेशा जो भी रेजिस्टेंस होगा उसके पैरेलल में लगाना। फिर यहाँ पे एक बैटरी लगानी है तो बैटरी ऐसे लगाओ, ये हो गया। फिर यहाँ पे एक बड़ा सा, फिर यहाँ पे एक बैटरी लगा दी कि ओपन लगाओ, मतलब क्लोज लगा दो स्विच, ये हो गया। तो सर्किट डायग्राम ये पूरा मैंने बना दिया। बल्ब जलाना है तो बल्ब को यूं जला दो, ये जल गया बल्ब,
बल्ब जल गया भाई, बल्ब जल गई। तो ये एक पूरा सर्किट डायग्राम मैंने बनाया, तरीका कैसे यूज करना है, कहाँ क्या यूज करना है, ये सर्किट डायग्राम यूज कर लिया, सर्किट डायग्राम। ठीक है, ये वाला सर्किट डायग्राम याद रखना, ओम्स लॉ वाला, बैटरी लगाना है, ओम यहाँ पे रेजिस्टेंस लगाना है, या वोल्टेज या एमीटर या की, बस और कुछ नहीं। ठीक है, ये सर्किट डायग्राम याद रख लेना, पूछ लेता है। अब आ जाते हैं यहाँ पे, इसके बाद हम कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर पे, मोस्ट इंपोर्टेंट, जितनी बार लगा सकते हो उतनी बार लगा लो, जितनी बार लिख सकते हो स्टार लगा लो इस टॉपिक के ऊपर कि रेजिस्टेंस मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब देखो रेजिस्टेंस का मतलब यही होता है, इसमें गलतियां भी बच्चे बहुत करते हैं कि आपका न्यूमेरिकल पोर्शन, एक होता है रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन सीरीज में कर दो, एक पैरेलल में कर दो। सीरीज का मतलब होता है सेम रास्ता, जैसे आप डॉक्टर के पास जा रहे हो, चलो छोड़ो, एक भंडारे की लाइन में लगे हो भंडारे की लाइन में, जब भंडारे की लाइन में लगते हो तो आपको पता है कि एक ही लाइन चल रही है भंडारे की, अगला बंदा लेगा तभी आपका नंबर आएगा। ऐसा तो नहीं कि पीछे से आप ले जाके ले भाई मेरी पूरी दे दे, बहुत मारेगा भंडारे वाला, बहुत मारेगा। तो वैसे ही सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, सबके सब एक के पीछे एक लगे हुए होते हैं, आगे वाला चलेगा तभी पीछे वाला चलेगा, रास्ता एक ही होता है। और इसके अंदर सब में करंट जो है वो सेम जाता है। क्या होता है इसके अंदर सीरीज कॉम्बिनेशन में, करंट सेम होता है, करंट सेम होता है, करंट सेम होगा बट वोल्टेज ड्रॉप अलग अलग होगा, वोल्टेज ड्रॉप अलग अलग होगा। फॉर आइडियल कंडीशन लेते हैं हम ये, ठीक है, वोल्टेज ड्रॉप डिफरेंट होगा, क्योंकि हर जने को पूरी अलग अलग मिल सकती है भाई, इसको 2 दे, इसको 1 दे, लास्ट में खत्म हो गया तो इसको कुछ भी ना मिले ठीक है, तो इसलिए करंट सेम होता है, वोल्टेज डिफरेंट होता है दोनों के अंदर। हाँ, कमियां ये होती है सीरीज कॉम्बिनेशन में, जैसे मैंने बोला कि घर में आपने फ्रिज को, आपने लाइट को, एसी को, सबको सीरीज में लगा दिया, फ्रिज बंद किया, लाइट भी बंद हो गई, एसी भी बंद हो गया, बोर्ड भी बंद हो गया, सब कुछ बंद हो जाएगा। सीरीज का मतलब यही है ना कि देखो ना अगर ये खराब हुआ तो ये सारे के सारे खराब हो जाएंगे। बस ये दिवाली की लाइट जानते हो, दिवाली में एक लाइट खराब होती है, पूरे की पूरी लड़ी खराब हो जाती है, रीजन वो सीरीज में लगे होते हैं। इसलिए घर में हम सीरीज की जगह पैरेलल को प्रीफर करते हैं। इसके अंदर क्या होता है, एक ही रास्ता होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि अगर करंट अगर फ्लो हो रहा है, सब में सेम हो रहा है, एक इक्विपमेंट खराब हुआ तो सारे के सारे खराब हो जाते हैं। तो ये 2 कंडीशन याद रखना, करंट में सेम होता है, वोल्टेज डिफरेंट होता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में कई सारे रास्ते होते हैं, मतलब एक भंडारे की लाइन नहीं है, अब 3-4 लग गई, अब ये वाला खाली है तो मैं इधर बगल वाले में चला जाऊंगा, मुझे लगे कि भाई इसमें बड़े धीरे धीरे बंदे जा रहे हैं, मैं अगले वाले में लग जाता हूँ, मैं इस वाले में लग जाता हूँ, होता है ना। तो कई सारे रास्ते होते हैं, इसे पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते हैं। हम में हर में करंट से अलग अलग होता है, करंट डिफरेंट होता है, इसमें याद रखना। करंट क्या होता है, करंट डिफरेंट होता है, एंड सेकंड वोल्टेज जो होता है वो सेम होता है। वोल्टेज क्या होता है इन दोनों में, सेम होता है, वोल्टेज सेम होता है इनमें, करंट डिफरेंट, वोल्टेज सेम। इनके लिए फॉर्मूला एक डिराइव होता है सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ पहले। जैसे सीरीज कॉम्बिनेशन में मैं लगाऊं, यहाँ पे डेरिवेशन करके दिखा देता हूँ, ये मैंने सीरीज में लगा दिया, और यहाँ पे मैं इसके वोल्टेज को मेजर करूंगा तो यहाँ पे वोल्ट मीटर लगा देता हूँ, ठीक है। कॉम्बिनेशन में यहाँ पे एमीटर जो करंट को मेजर करेगा, और यहाँ पे मैं एक बैटरी लगा ले रहा हूँ, ठीक है, बैटरी लगा ले रहा हूँ, बैटरी, और यहाँ पे मैंने की लगा दिया, की के साथ इसको मैंने जोड़ दिया। अब मेरे को पता है कि इसमें करंट क्या जाएगा, सेम जाएगा, यहाँ से आई जा रहा है, यहाँ भी आई जाएगा, यहाँ भी करंट आई होगा, आई होगा, आई होगा। रेजिस्टेंस की वैल्यू ये R1 होगी, R2 होगी, R3 होगी। वोल्टेज हर जगह क्या होगा, अलग अलग, वोल्टेज हर जगह क्या होगी, अलग अलग। जो अलग अलग होता है हम उसको ही लेते हैं, यहाँ V1 होगा, यहाँ V2 होगा, यहाँ V3 होगा, सब जगह अलग होगा। तो जो अलग होता है हम उसको पकड़ते हैं। तो वोल्टेज क्या अलग, निकल यहाँ से कितना V रहा है, और जा कितना रहा है, V1 प्लस V2 प्लस V3, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। फॉर आइडियल कंडीशन है ये, ठीक है। आइडियल कंडीशन में कोई कंडीशन बताई नहीं जाती है कि क्यों हुआ ऐसा, बस याद रखना। V इक्वल्स टू ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग I R इक्विवेलेंट ले लेते हैं, और यहाँ पे V I R1 ले लेंगे। I तो सब में सेम है ना, इसलिए I मत करो, I करो, R3 हो जाएगा। अब I देखो, I सब में से कॉमन निकाल लेता हूँ, इधर वालों में से मैं I कॉमन निकाल लिया तो R1 प्लस में R2 प्लस में R3 हो जाएगा, है ना। I से I कट जाएगा तो यहाँ से R इक्विवेलेंट जो होगा वो R1 प्लस में R2 प्लस में R3 आ जाएगा। अब इन 4 nth टर्म, मतलब मान लो 3 नहीं है, 4 nth टर्म, 4-5 रेजिस्टेंस है, तो क्या करोगे, तो बस ये कुछ नहीं करना है, R इक्विवेलेंट है तो आप R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन ऐसा लेते चले जाओ Rn। ये आपका फॉर्मूला बन जाता है फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन। फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन करंट सेम है, फॉर्मूला बन के तैयार हो गया। फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन अगर आओ, पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए हम लेके आते हैं, उसके लिए फॉर्मूला कुछ अलग नहीं है, ज्यादा दिक्कत नहीं है। बस यही बच्चे जो गलती करते हैं मिस्टेक, वो इसी में न्यूमेरिकल में, न्यूमेरिकल में सबसे ज्यादा जो मिस्टेक करते हैं वो होता है, न्यूमेरिकल में मिस्टेक होता है, समझे। हाँ, मिस्टेक करबू बाबू, कौन कौन मिस्टेक करता है भैया बताना भाई, पैरेलल में कैलकुलेशन मिस्टेक कर देते हो।
सर रेसिप्रोकल करना भूल गए। अरे भैया भूलना नहीं था ना, भूल जाओगे तो नंबर भी भूल जाओ। ये होता है, फिर यहाँ पे हम बैटरी लगा देते हैं। ये लगा दिया मैंने बैटरी। देखो बैटरी का डायग्राम बनाना मत भूलना, एक जोड़ देना भाई। अब क्या होता है, इन सब में करंट रास्ता अलग अलग। देखो करंट यहाँ पे I1 जाएगा, यहाँ I2 जाएगा, यहाँ I3 जाएगा। करंट सब में अलग अलग जाएगा। आई रहा था, गया सब जगह सेम अलग अलग। यहाँ का रेजिस्टेंस R1 हुआ, रेजिस्टेंस R2 हुआ, रेजिस्टेंस R3 हुआ। यहाँ पे वोल्टेज सब जगह सेम होगा, V। तो जो डिफरेंट होता है हम हमेशा उसको पकड़ते हैं। तो डिफरेंट कौन है इसमें? करंट। तो करंट यहाँ से निकला कितना? I, गया कितना? I1 प्लस I2 प्लस I3। अब V इक्वल क्या होता है? IR। तो यहाँ से I निकाले हो तो क्या हो जाएगा? V अपॉन में R। जानते हो ना ओम्स लॉ, वही है। अब देखो यहाँ से क्या किया मैंने, I इक्वल V बाय R इक्वल। V देखो सब में सेम है, तो V अपॉन में R1 लिख दिया मैंने, V अपॉन में R2 लिख दिया मैंने, V अपॉन में R3 है। देखो आइडियल कंडीशन है इसलिए मैं ये बता रहा हूँ, वरना इसमें बताने जाऊंगा डीप में बहुत खतरनाक आ जाएगा। तो V अपॉन में R इक्विवेलेंट मैंने लिख दिया। यहाँ से V अपॉन में, यहाँ V अगर कॉमन निकाल लिया मैंने, तो यहाँ से आ जाएगा 1 बाय में R1 प्लस 1 बाय में R2 प्लस 1 बाय में R3 आ जाएगा। अब V से V को काट दिया तो 1 बाय में R इक्विवेलेंट हमने निकाला, तो ये आ जाएगा 1 बाय में R1 प्लस 1 बाय में R2 एंड प्लस 1 बाय में R3। और एंड सो ऑन एन टर्म के लिए ये चलता जाएगा। तो ये दो फॉर्मूले बन गए। सीरीज के लिए सबको जोड़ दो, पैरेलल के लिए ये कर दो। याद रखना सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस मैक्सिमम होता है। कोई पूछ ले कि मैक्सिमम रेजिस्टेंस बताओ, तो वो सीरीज में होता है। मैक्सिमम रेजिस्टेंस सीरीज में होता है। अब कोई पूछा मिनिमम रेजिस्टेंस बताओ, तो मिनिमम रेजिस्टेंस पैरेलल में होता है। मिनिमम रेजिस्टेंस पैरेलल। दो फॉर्मूले बन गए। अब क्वेश्चन करवाता हूं, बड़े प्यारे क्वेश्चन, देखना बड़े प्यारे क्वेश्चन है, मजेदार तरीके से हो जाएंगे। नहीं होगा टेंशन नहीं होगा। क्वेश्चन पढ़ो, 2025 में आया हुआ है। 3 रजिस्टर है, 2 ओम 3 ओम 6 ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज। पहले सीरीज में लगा दिया। एंड पैरेलल, ड्रॉ द अरेंजमेंट ऑफ रजिस्टर एंड फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ ईच अरेंजमेंट। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे ये बताना है, आपको सर्किट बनाना है। पहले मैंने एक रजिस्टर लिया, दूसरा लिया और तीसरा लिया, 3 रजिस्टर बना दिए। यहाँ पे मैं एक एमीटर लगा देता हूँ। एमीटर के बाद यहाँ पे मैं एक बैटरी लगा देता हूँ। ठीक है, बैटरी लगा देता हूँ। और बैटरी के बाद मैंने यहाँ पे की लगा दी। की के बाद मैंने इसको जोड़ दिया। यहाँ पे एक वोल्टमीटर लगा देता हूँ जो इसको वोल्टेज को मेजर कर ले। हो गया। 3 रजिस्टर की वैल्यू इसने दी हुई है, 2 ओम लिख दिया, 3 ओम दिया, 3 ओम लिख दिया, 6 ओम दिया, 6 ओम लिख दिया। और कुछ लिखना है? नहीं लिखना। सीरीज में था, सीरीज बना दिया। अब सीरीज में क्या करना होता है? सीरीज में करना होता है भाई, हमें फॉर्मूला पता है, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 होता है प्लस R2 होता है प्लस R3 होता है। कुछ नहीं भाई, आर इक्विवेलेंट लिखा। R1 की वैल्यू 2 है, 3 है प्लस 6, 9 2 11 हो गया। आर इक्विवेलेंट इज 11 ओम। कितना इजी था है? कितना डब्बा बना दिया करो, डब्बा बना दिया करो, बहुत अच्छा है। टीचर ना डायरेक्ट इसको देखेगा, आंसर दे ना, मार्क्स दे देगा। अब देखो इसके बाद आता है आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन। समझ आ रहा है ना? समझ आ रहा है ना? पैरेलल कॉम्बिनेशन देखो क्या होता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम यहाँ पे आए। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में यहाँ पे मैंने एक रेजिस्टेंस लगाया। पैरेलल में पता है ऊपर और नीचे लगा दो, एक के ऊपर एक रख दो, ऐसा। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन हुआ। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन बना दिया मैंने। अब यहाँ पे मैंने ये लगा दिया है एमीटर, यहाँ लगा दो मैंने बैटरी, ये हो गया मेरा की। और की के बाद ये मैंने लगा दिया यहाँ पे वोल्टमीटर। हो गया। अब यहाँ से देखो करंट है, यहाँ पे मेरा क्या है, रेजिस्टेंस की वैल्यू 2 ओम 3 ओम और 6 ओम। ठीक है, ये। अब आर इक्विवेलेंट इसमें निकालोगे ना, तो यहाँ थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा कि 1 बाय में 2 प्लस 1 बाय में 3 प्लस 1 बाय में 6 करो। अब इनका एलसीएम लेना होता है। सिंपल मैथमेटिक्स। एलसीएम जानते हो ना? देखो एलसीएम 3 6 और 2 किसके टेबल में आते हैं? आप सब बोलोगे 3 6 2 12 के टेबल में आते हैं सर। मैं यहाँ पे 12 लिख दूंगा। ठीक है, अब देखो 2 से इसे डिवाइड करो, 2 से 12 को 6 लिख दो ऊपर, 6 कम 6 से ऊपर मल्टीप्लाई करते। 3 से इसे डिवाइड करो कितना आएगा? 4 से ऊपर मल्टीप्लाई करो 4 प्लस 6 से इसे डिवाइड करो कितना आएगा? 2 से ऊपर मल्टीप्लाई करो आएगा 2। तो 6 6 12 आ गया, 12/12 कर दो। अभी यहाँ रेसिप्रोकल करने की जरूरत भी नहीं पड़ी, 1 आ गया। तो 1 बाय आर इक्विवेलेंट की वैल्यू देखो 1 आ गई है। इसका उल्टा भी करोगे, 1 बाय 1 है, तो आर इक्विवेलेंट अगर निकालोगे उल्टा करना मत भूलना। इसको ऊपर इसको नीचे करोगे तो वापिस यही रहेगा, कुछ चेंज नहीं है। तो 1 ओम। कोई दिक्कत समस्या बोलो? नहीं ना? चलो एक क्वेश्चन आपने कर लिया। नेक्स्ट पे आते 2025 का। ये अब वायर ऑफ अ रेजिस्टेंस आर इज कट इनटू 3 इक्वल पार्ट। एक वायर लिया, उस वायर को 3 इक्वल पार्टों में डिवाइड कर दिया। ये एक वायर है, ठीक है, इसका रेजिस्टेंस पहले आर था। अब इस आर रेजिस्टेंस के वायर को 1 2 3 पार्टों में काट दिया, तो इसका रेजिस्टेंस R/3, इसका भी R/3। आइडेंटिकल है, तीनों आइडेंटिकल है, इसलिए तीनों का रेजिस्टेंस R/3 R/3 R/3। इफ द 3 पार्ट ऑफ दिस जॉइंट इन पैरेलल, तीनों को पैरेलल में जॉइंट कर दिया ऐसे। एक को यहाँ पे किया,
फिर उसको एक को नीचे कर दिया, ऐसे ज्वाइंट कर दिया, ठीक है, 3 पैरेलल में ज्वाइंट कर दिए भाई रेजिस्टेंस को, पैरेलल में ज्वाइंट कर दिए तीनों रेजिस्टेंस को, ठीक है, तीनों रेजिस्टेंस को पैरेलल में ज्वाइंट कर दिया। तो इसने बोला पैरेलल में ज्वाइंट कर दिया तो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन बताओ। तो 1/R इक्विवेलेंट अगर निकालोगे तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। बच्चे यहीं कंफ्यूज हो जाते हैं, और भाई वैल्यू तो दी नहीं है, क्या करूं? कुछ नहीं करना, बस 1/R इक्विवेलेंट लिखो ना। आप 1/R1, R1 की वैल्यू कितनी है? R/3 है, यहाँ R/3 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। R/3 लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, मैं बता रहा हूँ ना। आपको बस कुछ नहीं करना होता, कभी भी अपोन के अपोन में अपोन लिखा हो ना, तो उसका नीचे वाला जो सबसे नीचे वाला है ना, उसको ऊपर कर दो। R इक्विवेलेंट निकालोगे तो जो 3 है उसको ऊपर कर दो, तो 3/R हो जाएगा, प्लस 3/R हो जाएगा, और प्लस 3/R हो जाएगा। अब इनका एलसीएम लो, नीचे वाले को R ही है, अब R है तो ऊपर वाले भी 3 हो जाएंगे, प्लस 3 हो जाएगा, प्लस 3 हो जाएगा, है ना, हो गया। अब यहाँ 1/R इक्विवेलेंट आ गया। अब यहाँ से देखो 1/R इक्विवेलेंट अगर निकालोगे तो वो आ जाएगा आपका 9/R। अब सिर्फ R इक्विवेलेंट निकालोगे तो रेसिप्रोकल करोगे इसको उल्टा, R/9 है, हो गया खत्म। R की वैल्यू नहीं दी हुई है, ओम में निकाल देना। ऐसा यूनिट लिखना मत भूलना भाई, ऐसा यूनिट देखो इधर भी मैंने ओम लगाया, ऐसा यूनिट लिखना मत भूलना। ऐसा यूनिट नहीं लगाओगे हाफ मार्क्स कट जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन ने बोला ड्रॉ द सिमेट्रिक डायग्राम ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट ऑफ सेल इज इतना वोल्ट, इतने ओम एंड इतने ओम का रजिस्टर है, एंड द प्लग की ऑल कनेक्टेड इन सीरीज, कैलकुलेट द करंट ड्रॉन इन क्लोज सर्किट। देखो पहले क्या करना है, आपके 2 रेजिस्टेंस मैंने लगा दिए, 1 2 रेजिस्टेंस लगा दिए। करंट को मेजर करेगा एमीटर, एमीटर बताया भैया मेरा करंट कितना है इसके अंदर। वोल्ट मीटर भी लगा दूंगा अभी, है ना, सेल लगाने बोला है तो सेल लगा रहा हूँ, ठीक है, सेल लगा रहा हूँ, इसने बैटरी नहीं बोला है। और की क्लोज है, की क्लोज मैंने लगा दी। अब इसने जो इसने बोला ये 5 ओम का है और ये आपका 10 ओम का है, इसकी वैल्यू 1.5 वोल्ट है। एमीटर का रीडिंग निकालनी है क्योंकि करंट बोला इसने निकालने के लिए। तो आपको पता है कि 2 रेजिस्टेंस लगाए तो सबसे पहले कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस से आप निकालो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो तो R1 प्लस में R2 करोगे तो R इक्विवेलेंट निकलेगा क्या आपका 5 प्लस में 10 कर दोगे तो R इक्विवेलेंट की बच्चा वैल्यू आ गई 15 ओम। क्या बोलती जनता? अरे बोलो क्या बोलती जनता? 15 ओम निकल गई भाई, 15 ओम, 15 ही 15 है, 15 ही 15, त्राही नाम, त्राही नाम, है ना। तो पता क्या होता है कैलकुलेशन करने टाइम पे ना ऐसी बला आ जाती है ना, बचपन में कैलकुलेशन की नहीं है, अभी कैलकुलेशन कर रहे हो तो भाई प्रॉब्लम तो आएगी, ठीक है। अब देखो इसने प्लग हो गया, रेजिस्टेंस हो गया, एमीटर, करंट निकालना है। ओम को बुलाओ, ओम दद्दा इधर आओ, इधर आओ। ओम दद्दा ने बोला क्या बोल रहे हो भैया? अब देखो सिंपल सा V=IR लगाओ और आपको निकालना है क्या भाई? करंट निकालना है। तो करंट V/R लगा दो। सीरीज में क्या होता है, वोल्टेज सब जगह अलग अलग होता है, सीरीज में कॉम्बिनेशन है भाई, कॉम्बिनेशन कर चुके हैं, छोड़ो भाई। वोल्टेज कितना आया 1.5, रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है 15, पॉइंट हटाओगे 0, 15 से काटो भाई 1 पे और नीचे आ गया 10, तो इसमें आ गया 0.1 एम्पियर करंट। करंट की ऐसा यूनिट एम्पियर होती है, 0.1 एम्पियर आ गया। लो भाई समझे कि नहीं समझे? समझे कि नहीं समझे? इजी था? ओके, अगर इजी था तो आओ और अच्छे से देख। अब क्वेश्चन आया कंसीडर, ओ भाई करंट लेके आए भैया, देख लो करंट लेके आए, है ना, ऐसे ही करंट लगा देंगे, जिसको जो नहीं पड़ेगा ना करंट लगा देंगे। क्वेश्चन क्या है? कंसीडर द फॉलोइंग इलेक्ट्रिक सर्किट। सबसे पहले आपने इन रेजिस्टेंस को देखा, दोनों को दोनों पैरेलल में, इन दोनों पैरेलल रेजिस्टेंस को आपने सॉल्व किया तो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 में 10 रख दिया, 1 में 15 रख दिया। एलसीएम लोगे 15 और 10 का एलसीएम 30 आएगा, इससे इसे करोगे तो 3 आएगा, प्लस इससे इसे डिवाइड करो 2, 2 से ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो 2 आएगा, 5/30 आ गया। तो 1/R इक्विवेलेंट की वैल्यू देखा जाए तो 5/30 आई है, और अगर उसका इक्विवेलेंट निकालेंगे तो 30/5 आया, 30/5 करोगे तो 6 आ जाएगा। तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू ऊपर वाले की 6 ओम आ गई, कोई दिक्कत है ना, सिंपल कैलकुलेशन। अब मैं 6 आ चुका है, ऊपर वाले का आ चुका है 6। अब मैं यहाँ से करंट को ले गया, ये गया, ये गया, ये गया, अब यहाँ आया, यहाँ भी करंट 2 भागों में डिवाइड हो गया, ये दोनों भी पैरेलल कॉम्बिनेशन में। अब इन दोनों का भी पैरेलल कॉम्बिनेशन सॉल्व कर लेते हैं, तो क्या आ जाएगा 1 में 60 ओम प्लस 1 में 40 ओम। अब 60 और 40 एलसीएम कितना आएगा भाई? 6 दूनी 12, 120 आ जाएगा। एलसीएम निकालना आता है ना, 60 और 40 के एलसीएम निकालोगे, बचपन में किया करते थे ना हम, वैसे ही करना है। इसे 2 से डिवाइड करोगे तो ये 30 आ जाएगा, ये 20 आ जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करोगे तो ये 15 आ जाएगा, ये 10 आ जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करोगे तो 15 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, फिर 5 से डिवाइड 3 से कर देते, नहीं 5 3 से करोगे तो यहाँ 5 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, फिर 5 से करो तो 5 3 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, 60 दूनी 120 आ गया। फिर 120 से डिवाइड किया तो 2 आया, 2 से ऊपर मल्टीप्लाई किया तो 2 ही आ गया। 40 से इसे किया तो 3 आया, 3 से ऊपर किया तो 3 आ गया, 5 आ गया, 5/120। तो 1/R इक्विवेलेंट अगर निकालूंगा मैं तो आ गया 5/120।
अब आर इक्विवेलेंट की वैल्यू निकालूंगा तो क्या होगा, आर इक्विवेलेंट की वैल्यू निकालूंगा तो 120/5 आ जाएगा। 120/5 करोगे तो 5 दूनी 10 और फिर 2 5 चौक 20, तो 24 आ गया भाई। तो इसकी आर इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई 24 ओम, है ना। 24 पंजे 120, 24, और इसकी आर इक्विवेलेंट की वैल्यू इन दोनों को हटा के एक रेजिस्टेंस अब बन गया है, उसकी वैल्यू है 6 ओम। अब देखो करंट, अब ये दोनों भूल जाना सर्किट डायग्राम में, ये दोनों भूल जाना। सर्किट डायग्राम पता कैसा बन गया होगा, अब एक रेजिस्टेंस इधर होगा, फिर यहाँ पे एमीटर होगा, और फिर एक रेजिस्टेंस इधर होगा, फिर यहाँ पे की होगा, और की के बाद यहाँ पे आपकी बैटरी होगी, छोटी बड़ी छोटी बड़ी छोटी बड़ी, फिर यहाँ से ऐसे हो गया। अब देखो यहाँ से करंट निकलेगा, ये दोनों के दोनों सीरीज में निकल जाएंगे। अब सीरीज में निकल गए तो 6 और 24 कितना होगा सीरीज में, आर इक्विवेलेंट में 30 ओम, सीरीज में दोनों को जोड़ दिया 30 ओम हो गया। तो इसने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा था, वो आ गया 30 ओम। दिक्कत खत्म, ओके। अब आता है टोटल करंट ड्रॉन इन दी सोर्स फ्रॉम द सोर्स, कितना करंट इसमें से निकल रहा है। तो करंट निकालने के लिए V इक्वल टू IR लगाओ, और I की वैल्यू निकालोगे तो V अपॉन में R होता है। V की वैल्यू कितनी है भाई, 15 वोल्ट निकल रही है, और R टोटल इक्विवेलेंट कितना है, R इक्विवेलेंट आपका 30 से मैंने डिवाइड किया, 30 से इसे 15 दूनी 30, 0.5 एम्पियर का करंट हो गया। अब इसमें पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द पैरेलल कॉम्बिनेशन 10 एंड 15 ओम, इस 10 और 15 ओम के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहा है कितना होगा। तो इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द, अब जानते हो कि ये आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल क्या होता है, सेम होता है। यहाँ से 15 वोल्ट गया यहाँ पे, यहीं से 15 वोल्ट गया होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस ये होगा। अब यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस अगर V निकालूंगा मैं, V इक्वल टू क्या होता है, IR होता है ना। तो I की वैल्यू कितनी है, I की वैल्यू, करंट की वैल्यू 0.5 हमने निकाला, और रेजिस्टेंस इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना आया है, 6 आया, तो 6 पंजे 30, 30 1.03, तो वोल्टेज आ गया 3 वोल्ट। इसमें आपका जो वोल्टेज जाएगा वो 3 वोल्ट का जाएगा। सिंपल हो गया, खत्म। क्वेश्चन समझ में आया, इजी था, इजी था, बस थोड़ा सा दिमाग लड़ाना था, इजी हो जाएगा, इजी हो जाएगा ऐसे। अब इसके बाद देखो क्वेश्चन आया 2025 में एक और क्वेश्चन रेजिस्टेंस के ऊपर, सो दैट द अरेंजमेंट ऑफ ये which are the connected in the way of total equivalent of resistance of combination is 1 ohm and 4 ohm, justify your answer in case। क्वेश्चन ने ये बोला है कि आपको भैया रेजिस्टेंस दे दिया, आंसर दे दिया, अब बताओ इनको कैसे कॉम्बिनेशन बनाओ कि इनका आंसर ये आ जाए। बहुत इजी और बहुत मजेदार, बट कॉन्सेप्चुअल कॉम्पिटेंसी, आपका दिमाग कितना चलेगा वो डिपेंड करता है। क्वेश्चन ने बोला है सीरीज और कॉम्बिनेशन पे, आपने क्वेश्चन बहुत सारे कर रखे हो ना, तो आप माइंड में भी कर सकते हो, वरना दिक्कत हो सकती है। देखो क्वेश्चन ने क्या बोला, सबसे पहले कि आंसर आपका आना चाहिए आपका 1 ओम। अब 1 ओम तो देख के ही पता चल रहा है, 2 3 और 6 को प्लस करने से तो आएगा नहीं, सीरीज से तो आएगा नहीं, हमें चाहिए पैरेलल। अब पैरेलल में देखो, तीनों को पैरेलल करके देख लूं, तीनों को पैरेलल 1/R इक्विवेलेंट करता हो तो आ जाएगा 1/2 प्लस 1/3 और प्लस 1/6। इनका एलसीएम लूंगा 6 3 और 2 का, तो आंसर कितना 12 आ जाएगा एलसीएम। इससे इसे डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा, इससे इसे डिवाइड करूंगा तो 6 ऊपर आ जाएगा, 3 से इसे करूंगा तो 4 आ जाएगा, और 6 से इसे करूंगा तो 2 आ जाएगा। तो 6 4 10 और 12, 12/12 करूंगा तो 1 ओम आ जाएगा। वो भाई R इक्विवेलेंट इज 1/R इक्विवेलेंट, या R इक्विवेलेंट डायरेक्ट लिख दो, 1 ओम आ गया। तो फर्स्ट वाला तो हमें पता चल गया, तीनों को ही पैरेलल में डाल दो, तीनों को ही पैरेलल में डाल दो, फर्स्ट वाला केस तो समझ आ गया। अब ये सेकंड वाले केस में 4 लाना है। अब 4 लाने के लिए हमें किसी एक को तो सीरीज में करना पड़ेगा और किसी को पैरेलल में। अब देखो पैरेलल में तो 3 और 6 का अगर पैरेलल करूं मैं यहाँ पे, तो 3 और 6 का पैरेलल देखो 6 आएगा, और 3 से इसे करूंगा तो 2 आएगा, और 6 से इसे करूंगा 1 आएगा। 3/6 इसे कट करोगे 1/2, रेसिप्रोकल करोगे तो 2 ओम आएगा यहाँ से, और 2 ओम ही, ये बहुत अच्छा है। तो इस केस में क्या है कि एक सीरीज में लगा दिया 2 ओम वाले को, और जो बचे हुए दोनों बचे उनको पैरेलल में लगा दिया, पैरेलल में, ठीक है ऐसा 3 ओम और 6 ओम। तो इस वाले केस में तो 4 आ गया, और इस वाले केस में तीनों को ही पैरेलल में लगा दिया, तीनों को ही पैरेलल में लगा दिया, तो हो गया ये वाला केस, ठीक है। तो ये वाला निकल गया, वो वाला निकल गया। ऐसे ही क्वेश्चन मैंने ये दिया है, होमवर्क में करो और नीचे कमेंट बॉक्स में बताना कि आप किस सिस्टम में लगाओगे कि आंसर ये 9 ओम एंड 4 ओम आ जाए, ठीक है। ट्राई करो और आंसर बताओ। चलिए आते हैं अब इसके बाद क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन है, एमसीक्यू क्वेश्चन टाइप आया हुआ है। क्वेश्चन ने बोला है एक यहाँ पे 4 आइडेंटिकल रजिस्टर 12 ओम ईच आर कनेक्टेड इन सीरीज, ये दिया हुआ है 12 ओम का सारा सीरीज में ही है, इन फॉर्म ऑफ स्क्वायर ABCD ऐसे दिया हुआ है, सोन इन द फिगर। द रेजिस्टेंस ऑफ अ नेटवर्क बिटवीन द 2 पॉइंट A1 एंड 2 के बीच में बताया। तो देखो सपोज मानो कि यहाँ से गया बंदा,
तो यहाँ से जाएगा तो वो दो भागों में डिवाइड हो जाएगा, यहाँ और यहाँ, जहां डिवाइड हो जाए वहां पैरेलल कॉम्बिनेशन हो जाता है। तो बंदा दो भागों में डिवाइड हो गया, इधर और इधर। इधर वाला जो ये करंट है ना, इधर I1 गया तो इधर I2 गया। मान लो ये I2 जो गया ये तीनों में सेम जाएगा, तो ये तीनों तो तीनों में सेम जाएगा, इसका मतलब ये तीनों का तीनों सीरीज में। तो ये तीनों सीरीज में, तो सीरीज वाले का निकालूंगा, 12 का मान 24 बात है 36, 36 आ गया भाई, तीनों को जोड़ के 36। अब इन तीनों को जोड़ के जोड़ा 36 ओम, और ये अकेला बच गया क्योंकि ये पैरेलल में, क्यों करंट डिवाइड हुआ। तो ऊपर वाले में ये आ जाएगा एक रेजिस्टेंस, यहाँ से 1 आया और यहाँ से आपका 2 आया, और इसके बाद यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगेगा जो ऐसा है। ये 36 ओम का है और ये 12 ओम का है। अब ये दोनों किस में, पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो 36 और 12 का अगर करोगे पैरेलल कॉम्बिनेशन तो आंसर आ जाएगा आई थिंक 9। सॉल्व करके देख लेना, 9 आ जाएगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया, इजी था, बस आप थोड़ा सा दिमाग लड़ाना था, इसमें सबके सब सीरीज में ना कर देते। यहाँ से करंट गया तो डिवाइड हुआ तो ये तीनों के तीनों सीरीज में हो गए, ये अकेला बंदा बच गया इसके पैरेलल में। अब ये पैरेलल सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा 9। ठीक, अब ये क्वेश्चन है, ट्राई करो होमवर्क में, ठीक है, होमवर्क ट्राई कर लेना। अब आते हैं हम, जैसे सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस हमने कर लिए, बिल्कुल अच्छे तरीके से कर लिए, सबको क्रिस्टल क्लियर है कि नहीं है, और क्वेश्चंस आप सभी से हुए कि नहीं इतना बताना। किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो वो भी बता देना, है ना। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। इलेक्ट्रिक करंट की सफलता शोर मचानी चाहिए आपकी। अब देखो आता है इलेक्ट्रिक पावर। सर पावर क्या होता है? पावर होता है कितना ज्यादा आपके अंदर पावर है। अभी तक आपके अंदर कितनी पावर है, यहां तक क्या आप वीडियो देख रहे हो, आपके लिए बहुत अच्छी पावर है आपकी। इसका मतलब रेट ऑफ कंजप्शन, आपने कितना आपने कंजर्व किया, कितना आपने कंजप्शन किया, उसी को पावर कहा जाता है। रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ यूनिट, है ना। हम पावर ऐसे बोलते थे, रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क। पावर हम क्या देते थे, रेट ऑफ डूइंग वर्क। पावर क्या देते, रेट ऑफ डूइंग वर्क। वर्क करने का जो समय होता था ना, उसी को पावर क्या देते थे। वर्क को हम जूल में मेजर करते हैं और टाइम को हम सेकंड में, तो जूल पर सेकंड को ही ना हम ऐसा यूनिट में वॉट कह देते हैं। क्या कह देते हैं, वॉट। इसलिए पावर की ऐसा यूनिट वॉट होती है। इसे कहा जाता है रेट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी डिसिपेटेड, मींस खत्म होना, और कंजप्शन इन इलेक्ट्रिकल सर्किट। इलेक्ट्रिकल सर्किट में आप कितनी एनर्जी को कंजर्व कर रहे हो, कितनी यूनिट बिजली उठा दी भाई। ए भाई एसी बंद कर दे, बिजली का बिल तेरा बोले थे ना, ये मीम कितनी चली थी। वैसे यहाँ पे कि बिजली का बिल कितना आएगा, गलत भाई। एसी बंद कर दे, हीटर बंद कर दे, ऐसा होता है ना। तो इलेक्ट्रिक पावर भी वही होता है। पावर क्या होता है, वर्क डन अपॉन में टाइम। अब वर्क डन अपॉन में टाइम होता है जूल पर सेकंड। जूल पर सेकंड को ही और में हम वॉट कह देते हैं। वॉट लग जाती है ना, वही वाला वाट है। अब देखो वर्क क्या होता है, वी नो दैट पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन में क्या होता है, चार्ज होता है। अगर वर्क निकालोगे तो पोटेंशियल इनटू में चार्ज आ जाएगा। वर्क निकालोगे पोटेंशियल इनटू में चार्ज, तो पावर इज इक्वल टू क्या हो गया, पोटेंशियल इनटू में चार्ज अपॉन में टाइम। और चार्ज अपॉन में टाइम क्या होता है बताना। चार्ज अपॉन में टाइम क्या होता है, रेट ऑफ फ्लोइंग चार्ज क्या होता है, करंट। तो पी इज इक्वल टू आ गया आपका वी आई, पावर का पहला फॉर्मूला। पावर का पहला फॉर्मूला। पावर का सेकंड फॉर्मूला वी इज इक्वल टू आई आर, आप जानते हो ओम्स लॉ, है ना। यहाँ पे वी की जगह पे पुट कर दो तो आई आर, तो आई स्क्वायर आर बन जाएगा दूसरा फॉर्मूला। लो भाई, अब आई की जगह पे वी बाय आर पुट कर दो एक बार। आई की जगह पे वी बाय आर पुट कर देना, वी इंटू में वी बाय आर। यहाँ से वी इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय, पी इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर आ जाएगा। पावर कंजप्शन के तीन फॉर्मूले याद रखना, पी इज इक्वल टू वी आई, पी इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर एंड पी इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर। कितनी रेट ऑफ कंजप्शन यूनिट हो रही है, इनमें से एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है इनके फॉर्मूले पे बेस। याद रखना, ऐसा यूनिट वॉट होती है। कितनी यूनिट बिजली का बिल क्या आएगा, कितना आएगा, ये चीजें भी आपको जाननी है। अभी वॉट जो होता है वो पावर की ऐसा यूनिट। इसका एक ऐसा यूनिट जो होता है ना, वो आपका इलेक्ट्रिकल कंजप्शन, जो आप बिजली के बिल पे देखते हो। बिजली का बिल देखा है, मैं आपको एक यहाँ पे बिजली का बिल दिखाता हूँ। ये देखो, इसके अंदर किलोवाट घंटा लिखा हुआ है। किलोवाट घंटा कमर्शियल यूनिट हो, आपने इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितनी कंजप्ट करी है, कंजप्ट करी है ना, कंजप्शन करी, उसी को हम क्या कहते हैं, किलोवाट घंटे में मेजर करते हैं। अब वॉट जो होती है वो ऐसा यूनिट किसकी है, पावर की। तो हम 1 वॉट, 1 वोल्ट और 1 एम्पियर कह देते हैं कि इट इज अ पावर कंजप्ट बाय अ डिवाइस। एक डिवाइस है, मान लो फ्रिज है या रेफ्रिजरेटर है, वो 1 एम्पियर का करंट ऑपरेट करता है पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट के कंडीशन पे, तो 1 वॉट एनर्जी वो उसके अंदर कंजप्ट होती है। मींस 1 एम्पियर का करंट वहां तक भेजने के लिए हमें 1 वोल्ट की बैटरी चाहिए होगी जो उसको धक्का दे। तो इतना 1 एम्पियर के करंट को कंजप्ट करने के लिए 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस बनाना पड़ता है, उसी को 1 वॉट कहते हैं। 1 वॉट का कंजप्शन हुआ, समझे, समझ गए, बोलो। तो ऐसे ही बिजली का बिल बनता है और ये चीजें रहती है। इसकी ऐसा यूनिट और 3 फॉर्मूले हमने देख लिया। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, अभी तक आपने क्या पढ़ा, इलेक्ट्रिकल पावर, आप पढ़ोगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होता है, पावर इक्वल टू होता है वर्क डन अपॉन में टाइम होता है।
है ना, वर्क डन अपन में टाइम, और यही वर्क डन इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी स्टोर हो जाता है। तो वर्क डन इज एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू में टाइम के बराबर आ जाता है, पावर इनटू में टाइम के बराबर हो जाता है, पावर इनटू में टाइम के बराबर। अब पावर बताओ मुझे, 1 किलो वोट में कितने वोट होते हैं? 1000 वोट होते हैं, सब जानते हैं 1000 वोट होते हैं। और 1 घंटे में कितने सेकंड? 60 मिनट और 60 ही सेकंड, तो 1 घंटे में होता है आपका 3600 सेकंड, ठीक है, 3600 सेकंड। तो 1 किलो वोट में 1000 वोट, 1 घंटे में 3600 सेकंड, तो कितनी एनर्जी 1 घंटे में कंजर्व करेगा आपका रेफ्रिजरेटर, या एक मान लो कि एक एसी, हम कहते हैं 1 किलोवाट घंटा जो है वो आपका कितना, 1 किलोवाट घंटा, पावर कितना है आपका 10 की पावर 3, और टाइम कितना है 3600 सेकंड। तो 1 किलोवाट घंटा जो है वो आपका 3600 इंटू में 10⁵ आ जाता है, या इसे लिख देते हैं 1 किलोवाट घंटा जो है तो आपका 3.6 इंटू 10⁶ जूल के बराबर एनर्जी कंजर्व करेगा। 1 घंटे में इतनी एनर्जी को कंजर्व कर लेगा, 1 घंटे में इतनी एनर्जी कंजर्व कर लेगा। एक आपका एसी मान लो, या एक आपका रेफ्रिजरेटर मान लो, कुछ भी, तो ये बोला जाता है एनर्जी कंजप्शन, 1 किलोवाट घंटे में मेजर किया जाता है। इसमें जब भी आप क्वेश्चन करो तो आपको ये माइंड में रहना चाहिए कि जो आपका वॉट है, जो आपकी पावर है, वो किलोवाट में होना चाहिए, और जो टाइम है वो आपका घंटे में होना चाहिए, तब आप इसे निकाल पाओगे, अदरवाइज नहीं। अब देखो बिजली का बिल बनाना सिखाता हूँ आपको, बिजली का बिल कितना उठेगा कैसे पता चलेगा। जैसे एक रेफ्रिजरेटर आपके घर में, आप घर में भी चेक कर लेना, रेटेड है उस पे कि 400 वोट, मतलब वो 400 वोट की बिजली लेगा, इतने तक का। तो 400 वोट है तो हम पावर यहाँ पे लिख देते हैं कि भाई पावर कितना है, 400 वोट है। अब इसमें मुझे किलो वोट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, किलो वोट में करूंगा तो 400 इंटू में क्या कर लूंगा 10 की पावर 3, 3 या -3, 3 या -3 भाई, -3। देखो किलो वोट में इतना वोट है, तो वोट को किलो वोट में करूंगा तो इतने किलो वोट आ गया। अब इसके बाद कितना है कि वो एक दिन में 8 घंटे चलता है, अच्छे से समझना, एक दिन में 8 घंटे चलता है, और उसको मैं चला रहा हूँ पूरे 30 के 30 दिन। तो टाइम कितना हुआ, टाइम कितना हुआ 8 घंटे एक दिन में, तो 30 दिन में कितना हुआ टोटल टाइम। मैं यहाँ निकालू अगर टोटल टाइम जितना भी टाइम होता है वो टोटल निकालो, कितने घंटे आपकी चल रही है महीने में। तो 30 घंटे, 30 दिन, 8 घंटे, तो 8 है 24, मतलब 24 240 घंटे आपके महीने में चलेगी वो, महीने में चलेगी वो। तो हमें निकालना है एनर्जी कितनी कंजर्व करेगी, यूनिट कितनी उठेगी, ये देख लेते हैं ना, यूनिट कितनी उठेगी उससे। तो आपने ये देख लिया पावर जो किलोवाट में पावर इनटू में टाइम होता है एनर्जी कंजप्शन यूनिट, तो पावर कितनी आई 400 इंटू में 10⁻³ और अब ये आ गई 240। तो ई इक्वल टू आपका आ गया यहाँ से 24 गुने में 4 इंटू में 10⁻² और एक 3, तो 10⁻³ प्लस में और 10⁻³ माइनस में, ये तो भैया कट लिए। तो एनर्जी कितनी, यूनिट कितनी उठेगी, यूनिट उठेगी 4 चौक 16 का 6 और 1 4 दूनी 8 और 1 96 यूनिट उठेगी भाई। एक महीने में रेफ्रिजरेटर मुझे 96 यूनिट का बिजली उठा के देगा, और जब 96 यूनिट उठ गया तो मुझे कॉस्टिंग कितना बिजली का बिल भरना पड़ेगा, बिजली का बिल कितना भरना पड़ेगा, कितना रुपए आएगा मेरा बिजली का बिल। तो वो बिजली का बिल जो आता है, कॉस्ट जो आता है, वो कॉस्ट आता है कि जितनी यूनिट आपने उठाई मल्टीप्लाई जितना आपका पैसा पर यूनिट किलोवाट घंटे का है 3 रुपए, तो आपका कॉस्ट आ गया पर एक का है कितने यूनिट 96 यूनिट गुने 3, तो 9 यहाँ पे कॉस्ट जो निकलेगा, आप जो पैसा भरोगे 6 3 18 का 8 1 से 9 3 27 और 1 28 288 रुपीज आपको भरने पड़ेंगे। 288 रुपीज का बिजली बिल आएगा। तो ऐसे बिजली बिल आप निकाल सकते हो, अपने घर में भी निकाल लेना, कितने घंटे क्या चल रहा है बिजली बिल निकालते रहना बैठ के समझे, बिजली का बिल निकालते रहना। अब क्या है, इलेक्ट्रिकल बल्ब इज कनेक्टेड इतने वोल्ट जनरेटर, द करंट इज इतना, बट विल बी द पावर ऑफ द बल्ब। सिंपल सी बात है, देखो पावर निकालने के लिए क्या होता है, फॉर्मूला V दिया हुआ है, V आपको दिया हुआ 220 वोल्ट है ना, और करंट दिया हुआ आपको 0.5 एम्पियर लिख देता हूँ। तो पावर इक्वल टू VI फॉर्मूला निकला था, पावर इक्वल टू V की वैल्यू 220 हो गया, करंट की वैल्यू 0.5 हो गया, तो पावर इक्वल टू निकालूंगा 22 पंजे 110 होता है, और 0 1 और लगा दूं, यहाँ से पॉइंट लगा दूं, पावर इक्वल टू 110 वोल्ट आ जाएगा। सिंपल है ना, सिंपल। नेक्स्ट पे आते हैं। अब इसमें देखो क्वेश्चन आया, क्वेश्चन क्या, फॉलोइंग 2025 के अंदर फॉलोइंग सर्किट है, एक ये सर्किट है, एक ये सर्किट है, एक ये सर्किट है। इसने बोला विच ऑफ द पावर डिसिपेटेड इन दी सर्किट, इसमें से किसमें मैक्सिमम मिनिमम होगा, किसमें मिनिमम होगा किसमें मैक्सिमम। देखो डिपेंड करता है रेजिस्टेंस पे, हमने अभी एक फॉर्मूला पढ़ा था, पावर इक्वल टू VI, पावर इक्वल टू I² R और पावर इक्वल टू
वी स्क्वायर बाय आर। ये 3 फॉर्मूले में। अब 3 फॉर्मूले में देखा जाए, इसमें रेजिस्टेंस है 5 ओम का, इसमें सीरीज में कॉम्बिनेशन है तो आर इक्विवेलेंट निकालोगे तो आपका 10 ओम आ जाएगा। और यहाँ पे पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर देखा जाए 1/5 1/5 2/5 5/2 2.5 ओम आएगा। इक्विवेलेंट इसमें देखा जाए तो 2.5 आएगा। तो रेजिस्टेंस किसमें सबसे कम है? इसमें। जिसमें रेजिस्टेंस कम उसका पावर ज्यादा। तो मैक्सिमम किस केस में होगा? थर्ड वाले केस में। मैक्सिमम होगा थर्ड वाले केस में। और मिनिमम किस में होगा? रेजिस्टेंस जिसमें सबसे ज्यादा, इसमें सबसे ज्यादा, तो इसमें क्या होगा? मिनिमम। तो मिनिमम इसमें। यही बताना था। कितना इजी था? मिनिमम और मैक्सिमम बताना था 3 नंबर। अब क्वेश्चन आया एक कि 2 लैंप रेटेड। देखो रेटेड का मतलब होता है, लिखा होता है ना कि इसमें इतना वॉट की पावर होगा, इतना कंजप्ट करेगा। कहता है 100 वॉट का बल्ब है, भाई बंद कर दे। घर में बोला होगा ना मम्मी ने 100 वॉट का बल्ब है, बंद कर रहा है, बंद कर रहा है कि नहीं? बिजली बिल उठेगा, बिजली बिल तेरा बा बोल देते ना, वैसे ही। तो यहाँ पे लैंप है रेटेड 100 वॉट का है और इतना पोटेंशियल उसमें लगेगा, इतने वॉट का इतना पोटेंशियल लगेगा। कनेक्टेड इन अ पैरेलल इन इलेक्ट्रिकल मींस सप्लाई इतना वोल्ट का है। तो इसने वाला फाइंड द करंट ड्रॉइंग इन 2 लैंप्स। पैरेलल में करंट अलग अलग होते हैं, तो पावर इतना है, पोटेंशियल इतना है। अगर P1 इज इक्वल टू V1 I1 है, ऐसा है ना, ऐसा मान लेते हैं। करंट V तो सेम ही होगा, पोटेंशियल तो दोनों में ही सेम है, V I1 है। तो पावर की वैल्यू अगर 100 वोल्ट है, V की वैल्यू 220 है ना। करंट आपको I1 निकालना है, तो I1 निकालने के लिए क्या करोगे? 100/220 कर दोगे, इससे इसे काट दोगे, 5 से 2 पे 2 से अगर इसे काट दोगे तो 2 से 5 पे और 2 से 11 पे। तो I1 की वैल्यू आपकी 5/11 एम्पियर आ जाएगी। ऐसे ही सेकंड इसका निकालोगे, यहाँ पे I2 की वैल्यू अगर निकालोगे तो I2 की वैल्यू निकालोगे तो ये P2 बाय में V आ जाएगी। और P2 की वैल्यू कितनी है? 60 वॉट अपन में 220, कट करोगे 2 से 3 पे और 2 से 11 पे। इसका I2 की वैल्यू आपकी 3/11 एम्पियर आ जाएगी। सिंपल है ना, सिंपल हो गया। अब इसके बाद ये क्वेश्चन आप नीचे ट्राई करके देखना, होमवर्क है ये। आप एक क्वेश्चन बताना नीचे होमवर्क में। नेक्स्ट आता है जूल लॉ ऑफ हीटिंग। अब आया है जूल लॉ। जूल लॉ ऑफ हीटिंग इज मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक। स्टार लगा लो, स्टार लगा लो, स्टार 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 स्टार। अब ये जूल लॉ ऑफ हीटिंग होता क्या? सिंपल सी बात है कि जब आप, मैंने बताया था नाइक्रोम आपका अलॉय है, रुकावटें बढ़ेगी तो गुस्सा आता है। आपको भी गुस्सा, अगर आपको बोलूं मैं कि भाई ये नहीं करना, ये नहीं करना, हर चीज में बोलता रहूं मैं, ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना, आप बोलोगे क्या नहीं करना है, मुझे पहले ही बता दो, गुस्सा आ रहा है मुझे। वैसे ही केस यहाँ पे होता है। जूल लॉ ऑफ हीटिंग कहता है कि अगर किसी भी चीज में अगर रेजिस्टेंस को बढ़ा दोगे तो रुकावटें बढ़ जाएगी, और रुकावटें बढ़ जाएगी तो भैया हीट करंट जो है एक दूसरे में टक्करें मारने लगेगा, और टक्करें मारेगा तो उसकी वजह से हीटिंग इफेक्ट आएगा। कभी फोन को चार्ज में लगा है, कितना गर्म हो जाता है, लगता है फटने का कतार पे आगे फट जाएगा। वैसे यहाँ पे है कि जूल लॉ ऑफ हीटिंग में भी ऐसा ही होता है कि जब आप रेजिस्टेंस को हाई कर देते हो ना, जैसे नाइक्रोम वायर अलॉय होता है, ये क्या होता है? अलॉय होता है, अलॉय। तो जब इसमें कर देते हो ना तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है हीट एनर्जी में, ड्यू टू आपका कोलिजन, ड्यू टू कोलिजन। जैसे आपका हीटर हो गया, आयरन हो गया, ओवन हो गया, या आपका केटल हो गया, इन सब में पानी गर्म वगैरह ये सब करते हो ना, तो हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। क्यों होता है हीटिंग इफेक्ट? मैं फॉर्मूला भी बताता हूँ, फिर आपको हीटिंग इफेक्ट दिखाऊंगा। जैसे आपने देखा कि जो आपका पावर इज इक्वल टू था, वो आपका क्या था? पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन में टाइम था। वर्क डन अपॉन में क्या था? टाइम था। तो आपने ये कर देखा। अब आप जानते हो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी होता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी में आपने देखा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी पावर इंटू में टाइम होता है, पावर इंटू में टाइम होता है। अब पावर इंटू में टाइम देखा तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्वल टू पावर, पावर की वैल्यू आपने क्या देखी थी? VI हुई थी, इंटू में टाइम हुआ था, VI था इंटू में टाइम था। अब जब VI आया तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में VI, अब आप जानते हो करंट इज इक्वल टू क्या होता है? करंट इज इक्वल टू चार्ज अपन में टाइम होता है। चार्ज इक्वल टू क्या हो जाएगा? I इंटू में T। तो अभी आपने इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकाली थी, वो यूनिट वाला E इज इक्वल टू P इंटू में T आया था, और E इज इक्वल टू आपने P की जगह पे VI लिख दिया, और VI इंटू में T आ गया। और V इज इक्वल टू क्या होता है? ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग IR होता है। तो मैंने यहाँ पे ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग IR पुट कर दिया, IR इंटू में I इंटू में T। तो यहाँ से आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? I स्क्वायर RT, I स्क्वायर RT। और यही इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो जाता है, और हीटिंग इफेक्ट I स्क्वायर RT के बराबर आ जाता है। यही है जूल लॉ ऑफ हीटिंग, इसी को कहते हैं हम जूल लॉ ऑफ हीटिंग। जूल लॉ हीटिंग ये कहता है कि आपका जो हीट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर के होगा। जितना ज्यादा करंट होगा उतना ज्यादा हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। करंट जितना हीट उतना, करंट जितना हीट उतना। पहला हीटिंग इफेक्ट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस होगा। जितनी ज्यादा रुकावटें आएगी उतने ज्यादा हीट होगा, ये तो जानते हो ना।
जितना ज्यादा रुकावटें उतनी ज्यादा हीट, और जितना ज्यादा आपको टाइम लगेगा उतना ज्यादा हीट। इन तीनों को मर्ज करते हो तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ जूल लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट आ जाता है, आई स्क्वायर आर टी। इसको कह देते हैं जूल लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। 3 केस पे डिपेंड करता है, इसी को जूल लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट कहते हैं। इस पे बेस न्यूमेरिकल आता है। आइए देखते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन क्या है। व्हाट इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देख लिया आपने 3 फॉर्मूले, है ना, तीनों को मर्ज कर लो। फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस व्हेन द करंट पासिंग थ्रू द रेजिस्टर। ये रहा फॉर्मूला, हो गया। चलो अब आते हैं इस पे, हीट प्रोड्यूस पर सेकेंड। ले भाई 1 सेकेंड टाइम दिया हुआ है, 1 सेकेंड। हीट प्रोड्यूस ड्यू टू द करंट इन द रजिस्टर, रजिस्टर की वैल्यू आपकी 4 ओम, इतना जूल क्या आपका हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है, 400 जूल हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है। कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रजिस्टर, रजिस्टर के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो आपको निकालना है। वी नो दैट हीटिंग इफेक्ट इज इक्वल टू आपका पावर इनटू में टाइम ही होता है, सिंपल सी बात है, वही होता है। अब आपका हीटिंग इफेक्ट इतना है, आर की वैल्यू इतनी है और टाइम की वैल्यू इतनी है। हम सिंपल सी बात है हीटिंग इफेक्ट का फॉर्मूला लगाएंगे, एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। अगर लगा देता हूं मैं तो एच की वैल्यू है मेरी 400 जूल, आई स्क्वायर अब मुझे निकालना है, आर की वैल्यू 4 दी हुई है, टी की वैल्यू 1 दी हुई है। तो आई स्क्वायर की अगर वैल्यू निकालूंगा मैं तो इसे 4 से डिवाइड कर दूंगा, तो 400 बट्टा इसकी वैल्यू तो 1 दी हुई है, 1 रख देता हूँ, 4 से डिवाइड करूंगा 100 आ जाएगा। और 100 के आई स्क्वायर की अगर वैल्यू निकालता हूँ, ये मतलब सिंपल सा आ जाएगा 100 100 और यहाँ पे 100 का एम्पियर आ जाएगा। आई की वैल्यू अगर निकाल देता हूँ तो यहाँ से मेरा आ जाएगा 100 को अगर एलसीएम अंडर द रूट करता हूँ मैं तो आपका आ जाएगा 10। जब 10 एम्पियर आ गया तो मैं जाता हूँ सिंपल सी, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ वी इक्वल टू क्या होता है, आई आर होता है। अब वी की वैल्यू मुझे निकालनी है, आई की वैल्यू मेरी 10 आई है और आर की वैल्यू मेरी 4 थी। वी इक्वल टू मेरा 40 वोल्ट का पोटेंशियल आ गया, यही निकालना था, हो गया। 2025 में आया हुआ है, ठीक है। अब आते हैं जैसे ये क्वेश्चन हो जाता है, आपने ये जूल लॉ भी कर लिया, जूल लॉ पे बेस क्वेश्चन आएगा वो भी आपने कर लिया। एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज इलेक्ट्रिक फ्यूज। यहां तक पहुंच गए हो आप, कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप हुआ, क्वेश्चंस हुए सारे। अब देखो इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या होता है, आपने देखा है कभी, आपने वो देखा होगा एमसीबी गिर जाती है घर में, सेफ्टी के लिए हम लगाते हैं, जब इलेक्ट्रिक सर्किट में शॉर्ट सर्किट होता है एमसीबी गिर जाती है ताकि आग वाग न लग जाए। वैसे एक फ्यूज होता है। फ्यूज क्या होता है ना, फ्यूज के अंदर अलॉय डाला होता है जिसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हाई होता है, हाई रेजिस्टेंस होता है, हाई रेजिस्टेंस होता है एंड हाई रेजिस्टेंस लो मेल्टिंग पॉइंट, लो मेल्टिंग पॉइंट। क्यों, अगर रेजिस्टेंस हाई हो गया हीट होगा, हीट होते ही मेल्टिंग पॉइंट अगर कम होगा तो वो टूट जाएगा, और टूट जाएगा तो शॉर्ट सर्किट होने से बच जाएगा और घर में आग लगने से बच जाएगी। तो इसलिए इलेक्ट्रिकल फ्यूज जो होता है ना वो शॉर्ट सर्किट से हमें बचाता है, पहली चीज। सेकंड होता है फ्यूज जो होता है वो हमेशा सीरीज में लगता है, जैसे यहाँ पे फ्यूज लगा दो और फ्यूज के आगे यहाँ पे एप्लीकेंस लगाया जाता है, जैसे बल्ब हो गया कुछ भी, यहाँ पे फ्यूज यहाँ पे एप्लीकेंस, ऐसा होता है सर्किट डायग्राम। फ्यूज यहाँ पे एप्लीकेंस लगाया जाता है, जो भी आपका एप्लीकेंस है। फ्यूज वायर जो होता है वो अलॉय से बनता है, एल्यूमिनियम, कॉपर, लेड या आयरन, इन सब से। पूछ ले कोई किससे बनता है तो ये होता है। हाई रेजिस्टिविटी होती है, लो मेल्टिंग पॉइंट होती है, और रेटिंग ऑफ फ्यूज जो है वो मैक्सिमम करंट को बताता है। जैसे किसी पे लिखा है 3 एम्पियर, इसका मतलब 3 एम्पियर से अगर ज्यादा अगर करंट आ गया ना तो वो फ्यूज टूट जाएगा, रेटिंग वो बताता है। रेटिंग अगर लिखा हुआ तो समझ जाना कि उससे ज्यादा करंट नहीं आना चाहिए, रेटिंग इज मैक्सिमम करंट। जैसे एक क्वेश्चन आया, इस पे बेसिक क्वेश्चन आता है, ये देखो ये रहा, फिर वो दिखाता हूँ। एन इलेक्ट्रिकल केटल रेटेड इतना वॉट इतना पोटेंशियल, कैन द केटल be used in a circuit has the fuse current rated 3 ampere, give the reason। देखो आपका एक पावर है 750 वोल्ट का दिया हुआ है, रेट किया हुआ है, और जो पोटेंशियल की वैल्यू है वो 220 वोल्ट है। आप पावर इज इक्वल टू वी आई लगाते हो, आई की वैल्यू आप पावर अपॉन में पोटेंशियल करोगे तो पावर की वैल्यू 750 आ जाएगी, 750, और इसकी वैल्यू 220 आ जाएगी। कट करोगे 22 से कट करोगे तो 22 22 दूनी 44, 22 66, 22 66 22 66, बच कितना जाएगा यहाँ से 9, जीरो लगाओगे, पॉइंट लगाया आपने, 22 चौक 88, 4 आ जाएगा। मतलब करंट की वैल्यू आपकी 3.4 एम्पियर निकली है, ठीक है। इससे जो इलेक्ट्रिकल केटल है, जो इलेक्ट्रिकल केटल है उसकी करंट की वैल्यू इतनी निकली है, और जो उस पर रेटेड है, मतलब जो सर्किट में जो करंट जा रहा है वो इतना जा रहा है, और जो उसके ऊपर रेट किया गया वो 3 एम्पियर का रेट किया गया है। तो अगर 3 एम्पियर से अगर 3.4 एम्पियर का करंट आ जाएगा तो उसका फ्यूज तो टूट जाएगा, और फ्यूज टूट जाएगा तो सर्किट में करंट फ्लो ही नहीं होगा, तो फ्यूज जो होगा वो मेल्ट हो जाएगा। गिव रीजन, क्योंकि रेटेड से ज्यादा करंट। सिंपल सी बात हुई ना, रेटेड से अगर ज्यादा करंट होगी तो फ्यूज टूट जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट से वो बचा देगा और एमसीबी नीचे गिर जाएगी। तो केस यहाँ पे आया। अब क्वेश्चन आता है कि इलेक्ट्रिकल आयरन और हीटर जो होते हैं
वो नाइक्रोम से बने होते हैं, क्योंकि इनका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हाई होता है, जिसकी वजह से ये हीटिंग इफेक्ट देते हैं। इलेक्ट्रिकल बल्ब जो होते हैं वो टंगस्टन से बने होते हैं, ये गर्म होता है तो चमकने लग जाता है। और इलेक्ट्रिकल फ्यूज जो होते हैं वो आपके किससे बने होते हैं, गर्म होता है तो ये पिघल जाता है। और ये किससे बने होते हैं, आपके सेफ्टी डिवाइस से बने होते हैं, फ्यूज। कैसा लगा आपको ये लेक्चर? हमने सारे कॉन्सेप्ट और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ साथ 80-20 रूल टॉपिक्स भी कर दिए। समझ आ गया? मजा आया? अगर सब कुछ समझ में आया ना, एक भी पॉइंट में अगर डाउट नहीं है तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताना। देखो अच्छा लगा हो या बुरा, एक रिव्यू आप सभी का मुझे जरूर चाहिए। ये फर्स्ट टाइम आपके भैया आए हैं पढ़ाने के लिए। अगर पढ़ाने में मजा आया हो और बहुत अच्छा लगा हो, ऐसे कॉन्सेप्ट और ऐसे चीजें आप सभी को चाहिए, ये स्लाइड भी मैं दे दूंगा नीचे, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेकआउट कर लेना। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक होगा, उसके अंदर ये पीडीएफ भी मिलेगी। और साथ में मैंने 1 पेज नोट्स जो कहा था ना, ये वो भी दूंगा, चीट नोट्स भी दूंगा, और इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप सभी को खुद से भी ट्राई करने चाहिए वो भी दूंगा। होमवर्क में क्वेश्चन दिए ना, ट्राई करना। मुझे ये बताओ यार, देखो भैया आप सोच रहे होगे ना कि क्या पता इनमें जो भैया ने बताया क्वेश्चंस आए या ना आए। याद रखना, ये फर्स्ट टाइम मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ यार। ओपन स्कूलिंग को 6 साल से पढ़ा रहा हूँ, उन सभी के 90% लास्ट में आए हैं। अगर आप विश्वास करते हो, इन लेक्चरों पे विश्वास करते हो कि जो मैंने पढ़ाया है उसमें से आपके एग्जाम में डिट्टो क्वेश्चन दिख जाएंगे, तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना, भैया नेक्स्ट चैप्टर लेके आ जाओ। और नेक्स्ट चैप्टर कौन सा चाहते हो वो भी जरूर कमेंट बॉक्स के अंदर बता देना। मैं जल्दी आपके एग्जाम से पहले पूरी साइंस की प्रिपरेशन करवाने की गारंटी देता हूं आपको। तो इलेक्ट्रिसिटी कितना मजा आया, कॉन्सेप्ट कितने अच्छे से क्लियर हुए, सब कुछ नीचे कमेंट बॉक्स में अपने नाम के साथ लिख। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में ऐसे धमाकेदार और मजेदार टॉपिक के साथ। फर्स्ट टाइम इस चैनल पे आए हो ना, तो डिग्निटी आप सभी के साथ है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए बने रहे अपने बिक्की भैया के साथ। जय हिंद, जय भारत।